हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। देखिए, इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय दूसरा चल रहा था, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आज हम इसका यहाँ पर पार्ट 2 कवर करेंगे। देखिए, आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वियतनाम युद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी वियतनाम वार के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपको जितनी भी उससे संबंधित जो है डाउट्स हैं वो सारे आज इसी चैप्टर में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपके लिए चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे मिस बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लें हम आज के चैप्टर की, तो आपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि 1858 में जो है सबसे पहले फ्रांसीसी सेना की यहाँ पे एंट्री हुई है और पहली बार इसने वियतनाम की धरती पर डेरा डाला है 1858 में। और धीरे धीरे यहाँ पर 80 के दशक तक आते आते यहाँ पर इन्होंने उत्तरी इलाके पर अच्छा खासा कब्जा भी जमा लिया था। ऐसे करके इन्होंने फ्रांस और चीन का युद्ध हुआ है और फ्रांस चीन के युद्ध में इन्होंने टोंकिन और अनाम जैसी जगहों पर भी कब्जा कर लिया है। बाद में आते आते 1887 में यानी 1887 में इन्होंने इंडो चाइना का गठन किया है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया है। तो ये सब बातें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने पार्ट 1 में जो कवर किया था, तो पार्ट 1 में हमने साफ सफाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, जो वहाँ पर साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध था, वो वाली हेडिंग के साथ चैप्टर एंड किया था वहाँ वाला। तो आज की यहाँ पर हेडिंग, इस चैप्टर में नई हेडिंग ये पड़ेगी, धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे धर्म ने किस तरह से उपनिवेशवाद को मजबूत करने में या कमजोर करने में भूमिका निभाई है और कैसे इनका धर्म के आधार पर विरोध हुआ है, कैसे कैसे ये धर्म का जो बीज बो रहे थे उस आधार पर इनका विरोध हुआ है। वो सब बातें हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, एक बात अगर हम देखें अपने भारत के संदर्भ में और वियतनाम के संदर्भ में, तो आपको एक समान अंतर यही मिलेगा आपको कि जैसे अंग्रेजी मिशनरी हमारे यहाँ आए, उनका भी उद्देश्य यही था कि हमें ईसाइयत का प्रचार करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पर फ्रांसीसी मिशनरी जो आए हैं, उनका भी उद्देश्य यही था कि यहाँ पर इस देश के भीतर जो है ईसाइयत का प्रचार करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की तुलना में अगर हम कंपेयर अपने देश से करें तो हमारे यहाँ की स्थिति थोड़ी डिफर इसलिए थी क्योंकि हमारे यहाँ का समाज बहुत ही ज़्यादा जो है कहा जाए तबकों में विभक्त था, बहुत ही ज़्यादा जो कैटेगराइज था। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर अगर धार्मिक विश्वास की बात की जाए तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कन्फ्यूशियस को मानने वाले हैं और कुछ स्थानीय रीति रिवाज हैं उनको मानने वाले हैं। यानी हमारे यहाँ की तरह स्थिति इनकी जटिल नहीं है कि हमारे यहाँ जो है धर्म है अलग अलग, उसके अलावा अलग अलग पंथ हैं, उसके अलावा अलग अलग तमाम जो है वर्ग हैं, वर्गों में भी जातियां उपजातियां हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर कहा जाए जैसे हमारे यहाँ क्या था कि ईसाई धर्म का जो प्रचार अपने भारत में हुआ है, तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने अपनाया है? अपनाने वाले लोग थे खास करके दलित वंचित लोग, क्योंकि दलित वंचित जो थे हिंदू धर्म में हाशिए पर रखे हुए थे। तो उन्हें एक प्रतिरोध के रूप में एक प्रतिरोध के रूप में उन्होंने उसे ज्वाइन किया था। ये बात आप पढ़ चुके हैं अपने भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं थी। तो यहाँ पर इन्हें जो है खासी मशक्कत करनी पड़ी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना। कन्फ्यूशियस की बात करें तो कन्फ्यूशियस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। ये एक चीनी विचारक हैं, चीनी दार्शनिक हैं। इन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों की एक दार्शनिक व्याख्या की है। तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस के बारे में आपने जाना होगा। यहाँ पर इन्होंने बताया बड़े बुजुर्गों व माता पिता का आदर करना, उनका कहना मानने का इन्होंने पाठ पढ़ाया है, यानी कि नैतिक बातें इन्होंने कही हैं। तो ये आपने पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फ्रांसीसी जो मिशनरी थे वो वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि पूरा यूरोप जो है वो खास करके ईसाई धर्म के प्रभाव में है और ईसाई धर्म की यहाँ पे दो विचारधाराएं हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये बात आपने देखी है। इन्हें भी यही लगता था, जैसे भारत के संदर्भ में अंग्रेजों को भी ये लगता था कि यहाँ के लोग पराभौतिक या पारलौकिक शक्तियों में डूबे रहते हैं कि भाई हम अगले जन्म में हमारा क्या होगा, हम स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ के बारे में भी जो फ्रांसीसी थे उनका विचार यही था कि यहाँ के लोग भी जो है वो पराभौतिक शक्तियों में डूबे रहते हैं। तो उनकी ये आदत सुधारी जानी चाहिए। यानी कि मतलब आपको आज के जन्म की, प्रेजेंट की आपको पता नहीं है, आप अगले जन्म की सोच रहे हो कि भाई अगले जन्म में हमारा क्या रोल होगा, कहाँ होंगे, कुत्ते का जन्म मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये इस बात का उपहास उड़ाते थे, इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये आदत जो है बहुत ही ज़्यादा कहा जाए एक मूर्खों वाली आदत है और इसे सुधारा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसमें सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनका धर्म का जब प्रचार हुआ है तो काफ़ी लोगों ने फॉलो कर लिया है। देखिए, कुछ लोगों ने इन्हें फॉलो भी किया है ईसाइयत को और कुछ लोग इसके कट्टर विरोधी भी बन गए हैं। तो कट्टर विरोधियों में हम देखते हैं कौन कौन है। 1868 में आते आते यहाँ थर्ड पॉइंट आपका यही है कि 1868 का एक स्कॉलर्स रिवॉल्ट हुआ। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान।
यानी विद्वानों का विद्रोह हुआ और फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ ये शुरुआत के आंदोलनों में से एक था। यानी शुरुआत में ही आंदोलन हुआ 1868 में, किसके लिए? फ्रांस के खिलाफ, यानी फ्रांसीसी सत्ता के खिलाफ आंदोलन हुआ और जो ईसाइयत का प्रचार हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। अगर हम बात करें ये आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इस आंदोलन की जो बागडोर थी वो वास्तव में उस समय जो राजा के शाही अफसर थे, यानी शाही दरबार के अफसर थे, उन अफसरों के हाथों में इसकी जो है बागडोर थी। तो वो लोग इसको बिल्कुल फॉलो करना नहीं चाहते थे, ठीक है, यानी कि इनके हाथ में बागडोर थी। तो इसमें जो कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से ये नाराज थे, यानी कि ये जो लोग थे ये कैथोलिक धर्म जो अपना जो है कैथोलिक, यानी फ्रांसीसी जो थे वो कैथोलिक मानने वाले थे, यानी कैथोलिक विचारधारा वाले थे। तो ये ईसाइयत की जो कैथोलिक विचारधारा है और फ्रांसीसी सत्ता जो है इससे काफ़ी नाराज थे। तो यहाँ पर लिख लेना, जो कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें हुई हैं शुरुआत में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मारकाट मची है, वही सब चीज़ें हुई हैं, यानी काफ़ी लोगों में जो है बगावत भी हुई है, काफ़ी लोगों में आंदोलन भी हुआ है, शुरुआत में कत्लेआम भी हुआ है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। जैसे नुगुअन हातियन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व हुआ, 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के भी कट्टरपंथी कुछ थे, उन्हें लगा कि भाई हमारे धर्म की भावनाओं को ये लोग कुचल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कत्लेआम वगैरह हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर ईसाइयत का इनका इतिहास, तो ये 18वीं सदी के एंड तक आते आते इन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को अपने प्रभाव में ले लिया था, यानी ईसाई बना दिया था। तो ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर ये समझ लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रांसीसियों ने, तो फ्रांसीसियों ने जो 1868 का स्कॉलर्स रिवॉल्ट था, इस आंदोलन को कुचल डाला। लेकिन यानी ये आंदोलन जो था, स्कॉलर्स रिवॉल्ट जो चलाया था शाही दरबार के अफसरों ने, वो आंदोलन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। उसे 1868 में ही फ्रांसीसियों ने कुचल डाला था सेना की मदद से। लेकिन जो इस बगावत की वजह से क्या हुआ, इस बगावत की वजह से एक देशभक्तों में, यानी कि फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य देशभक्तों में एक उत्साह का संचार जरूर हो गया, यानी चाहे वो धर्म के बहाने ही हो, लेकिन एक उत्साह फिर से भरा आया कि भाई फ्रांसीसी ताकत से हमें लड़ना है। तो यहाँ पर आप सेकेंड सब पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए थर्ड का सेकंड सब पॉइंट से पहले ये थर्ड सब पॉइंट बना देना, सेकंड सब पॉइंट आप ये रख देना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने न्यूअन और हातियन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया है और यहाँ पर इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों को काट डाला है, कत्ल कर दिया है। ये पॉइंट ऐड कर लेना, ये मैं भूल गया था। आगे बढ़ते हैं। अब वियतनाम की बात करें, वियतनाम का जो अभिजात्य वर्ग था, अभिजात्य का मतलब जो अपर वर्ग था, ऊपर वाला वर्ग था, ये राजशाही से संबंधित वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वो जो शिक्षा लेता था, वो शिक्षा यहाँ पर अपनी अभिजात्य वर्ग चीनी भाषा में लेता था या कन्फ्यूशियस बात के लिए शिक्षा लेता था, यानी कन्फ्यूशियस की जो विचारधाराएं हैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो चौथा पॉइंट आप ये नोट कर लेना। वहीं अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों के धार्मिक विश्वास जो थे वो समन्वयवादी, यानी समन्वयवादी का मतलब ये होता है जिनमें बहुत सारी परंपराएं आके मिल जाएं, यानी सबके विचार आके मिल जाएं। तो किसान जो होते अपने स्थानीय देवता थे, उनके कुछ बुद्ध की परंपराएं जो थी, बौद्ध की परंपराएं जो थी, उनको समन्वित करके उनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो यहाँ पर चौथे का सब पॉइंट आप लिखेंगे कि लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास समन्वयवादी परंपराओं से जन्मे थे, जिनमें बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल्य मान्यताओं इन दोनों का सम्मिश्रण था, यानी सब मिला जुला रूप था, इन सबके विचार इनमें मिले जुले थे। जबकि अभिजात्य वर्ग या कुलीन वर्ग जो कहा जाए, तो वो कुलीन वर्ग चीनी भाषा में और कन्फ्यूशियस बात की शिक्षा लेता था। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर ये चौथे का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है जैसे हमारे देश में भी था कि कुछ लोग ईसाइयत के समर्थन में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो थे फ्रांसीसियों का समर्थन भी करते थे और कुछ लोग यहाँ पे विरोधी भी थे। तो यहाँ पर ऐसे ही एक व्यक्ति निकल के आए हैं जिनका नाम है होआ हाउ। यहाँ पर इनका नाम है होआ आओ। तो होआ आओ जो यहाँ पर एक आंदोलन है ऐसे ही विरोध में, तो वो आंदोलन हुआ है 1939 में। तो यहाँ पर आप 5वां पॉइंट लिख लेना, होआ हाउ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ। और ये आंदोलन कहाँ से कहाँ, जिसे जो है हरे भरे मेकांग डेल्टा इलाके में खासी लोकप्रियता मिली है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस आंदोलन की, तो इस आंदोलन का संस्थापक जो था, यानी इस आंदोलन का संस्थापक, उसका नाम संस्थापक जो था वो हुइन फूसो था, यानी व्यक्ति का नाम है हुइन फूसो, यानी इस आंदोलन का जो संस्थापक है वो हुइन फूसो था। और ये जो व्यक्ति है ये जादू टोनों में यानी जादू टोनों में और गरीबों की मदद में किया करता था। इसके अलावा ये बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त, शराब और अफीम का जो प्रखर विरोधी था ये उस समय। तो आप ये पूरा लिख लेना यहाँ पर 5वें का सब पॉइंट में, पहले सब पॉइंट में। अब देखिए फ्रांसीसियों ने क्या किया है
फ्रांसीसियों ने इसे कुचलने की पूरी पूरी कोशिश की है। यानी इसके जो फूसो के विचार हैं, यानी कि जो यहाँ पे हुइन फूसो है, इसके विचारों को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इन्होंने यहाँ पर तमाम प्रयास भी किए हैं। अब जैसे प्रयासों में इन्होंने क्या क्या किया है, प्रयासों में बता रहा हूं मैं यहाँ पर, इन्होंने ये घोषित कर दिया कि भाई वो पागल है, तो पागल में घोषित करके उसे पागल खाने में डाल दिया और डॉक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि इसे पागल डिक्लेयर कर दें, पागल घोषित कर दें। लेकिन कुछ समय बाद ये देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर थे वास्तव में डॉक्टर भी फूसो के अनुयायी बन गए। तो एंड में उसे फिर बाहर निकालना पड़ा है। 1941 में उसे जो है बाहर फ्रांसीसियों ने निकाला है और फ्रांसीसियों ने वहां से निकालने के बाद फिर वियतनाम से ही इसे निष्कासित कर दिया है। वियतनाम से ही इसे जो है देश से निकाल दिया है और इसे फिर लाओस भेज दिया है। उसके जो समर्थक थे या अनुयायी थे उनको यातना शिविरों में डाल दिया है। यातना का मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो कैंप होते हैं, यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, लोगों की हत्या कर दी जाती है मारपीट करके, तो उन कैंपों में इसके समर्थकों को डाल दिया है। तो ऐसे करके फूसो के जो विचार थे वो यहाँ से इन्होंने कहीं ना कहीं भगा दिए हैं या फिर हटा दिए हैं, यानी प्रताड़नाओं की वजह से यहाँ से इन्होंने विचार वो हटा दिए हैं। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ पर 5वें का सेकंड यानी 5वें का आपने यहाँ पर पहला सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, कि फ्रांसीसियों ने फूसो को पागल घोषित कर, यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट में लिख लेना कि फ्रांसीसियों ने फूसो को पागल घोषित कर पागल खानों में डाल दिया ताकि आंदोलन को कुचला जा सके। ये आप सेकंड सब पॉइंट में आप लिख लेना, ठीक है। इसी में अगला सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट देखिए, 1941 में क्या हुआ, 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी ये मान लिया है कि वह पागल नहीं है, ठीक है। इसके बाद सरकार ने उन्हें जो है वियतनाम से निष्कासित कर जो है लाओस भेज दिया है, ये लिख लेना। यानी 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वह पागल नहीं है। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने भी उन्हें जो है वियतनाम से निकालकर कहाँ भेज दिया है, लाओस भेज दिया है। अब बचे हुए उनके समर्थक हैं, तो चौथा सब पॉइंट, उनके जो बहुत सारे समर्थक थे, अनुयायी थे, उनको यातना शिविरों में डाल दिया है। यहाँ पर उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है यहाँ पर। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आंदोलन यहाँ पे चले हैं धर्म से रिलेटेड। लेकिन इन आंदोलनों की वजह से लोगों के अंदर एक अपनी राष्ट्रवाद वाली भावना जो है वो फिर से जागृत हो गई है। अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा की जो भावना है वो जागृत हो गई है और वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे ले जाने में काम भी आई है। तो वो बात यहाँ पे लेखक ने इस पैराग्राफ में बताई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी आधुनिकीकरण की संकल्पना। वास्तव में हम देखेंगे कि भाई आधुनिकीकरण कैसे आया, यानी कैसे ये लोग जो है डेवलप्ड हुए हैं, कैसे इनमें विचार आया कि एक राष्ट्र होता है हमारा, राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र की समझ आई है इन लोगों में। तो यहाँ पर वही बात है कि फ्रांसीसी उपनिवेशवाद जो है इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, नाना रूपों में बहुत कई प्रकार के इनका विरोध हो रहा था। तो राष्ट्रवादियों के सामने सवाल एक जैसे थे। यानी आधुनिक होने का मतलब क्या है, मान लीजिए हम आधुनिक हो भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनका मतलब क्या है, राष्ट्रवादी कौन होगा यहाँ पे। जैसे हमारे भारत के लोगों के माइंड में तमाम तरह के सवाल चल रहे थे, वही सवाल यहाँ के लोगों में भी थे कि आधुनिक बनकर हम करेंगे क्या। मान लीजिए आधुनिक बन भी जाएं तो भी मान लीजिए कोई राजा आके बैठ जाएगा तो राजा शासन चलाएगा, तो उसमें आधुनिक का मतलब क्या हुआ। राष्ट्रवादी होने का क्या मतलब है, राष्ट्र का क्या मतलब है, जब राजा शासन करेगा तो राष्ट्र का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये सब जो है, ये सब चीज़ें जो है इनके माइंड में हिलोरे मार रही थी, यानी बार बार ये इन्हें जो है परेशान कर रही थी। ये क्या है, मान लीजिए हम आधुनिक बन जाएं तो ये हो सकता है अपनी परंपराएं हैं उनको त्यागना पड़ जाए तब आधुनिक बने। तो ये सब विचार जो थे, ये सब चीज़ें बार बार लोगों से प्रश्न कर रहे थे। अब हमें करना क्या है, आधुनिक अगर हमें बनना है तो करना क्या है, क्या अपनी परंपराओं को छोड़ना है या अपनी परंपराओं को मजबूती से अपनाना है। तो यहाँ पर ये विचार लोगों के अंदर अंतर्मन में अंतर्द्वंद में चल रहे थे। तो वही विचार यहाँ पे बताए गए हैं। अगर हम बात करें आधुनिकीकरण की संकल्पना की, तो यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी जो थे वो समर्थन करते थे, जैसे हमारे भारत में भी समर्थन करते थे। यानी कुछ ने अपनी जो गौरवान्वित करने वाली भारतीय संस्कृति थी उसका समर्थन किया, जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोग जो थे उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वहीं कुछ लोग जो थे वो पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित थे। जैसे आप अगर देखा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर देखा जाए, नेहरू को देखा जाए, तो ये लोग जो थे पाश्चात्य कल्चर से यानी मॉडर्न कल्चर से अवगत थे। तो ये चाहते थे हमारे यहाँ जो भी स्थापना की जाए वो मॉडर्न कल्चर को ध्यान में रखते हुए की जाए, यूरोपीय पाश्चात्य सभ्यता को ध्यान में रखते हुए की जाए। तो ऐसे ही विचार यहाँ पर भी थे। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ की अपनी पुरानी परंपराएं, वियतनाम की पुरानी परंपराएं, संस्कृत, उनको समृद्ध या मजबूत करने की फेवर में थे। तो कुछ लोग ये चाहते थे कि पुरानी जो परंपराएं हैं उनको, उनमें जो यानी कि जो भी नेगेटिव बातें हैं उनको साइड में हटाकर वहाँ पर नई परंपराएं अपनाई जाएं, नए तौर तरीके सीखे जाएं। तो ऐसे करके लोगों के अंदर मतभेद चल रहा था, यानी समर्थन में भी थे कुछ लोग और अपोजिशन में भी कुछ लोग थे। ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है 19वीं सदी। तो 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसियों के विरोध का जो नेतृत्व था वो खास करके जो कन्फ्यूशियस विद्वान थे, यानी कन्फ्यूशियस बात से समर्थक जो थे, इनके हाथों में होता था। यानी कि यहाँ पर
जो भी 19वीं सदी के एंड में आते आते क्या हुआ, जो फ्रांसीसियों का विरोध करने वाले लोग हैं वो कन्फ्यूशियसवाद के समर्थक हैं, यानी कि जो कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा ले चुके हैं वो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इसका। अगर हम कन्फ्यूशियन परंपरा की अगर देखें तो कन्फ्यूशियन परंपरा में यहाँ पर एक व्यक्ति था शिक्षित, जिसका नाम था फान बोई चाउ। इसका नाम है फान बोई चाउ, नाम है आप याद रखना। तो फान बोई चाउ जो है ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी हैं, यानी कि यहाँ पर लिख लेना फान बोई चाउ एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। इन्होंने एक यहाँ पे पार्टी का गठन किया है फान बोई चाउ ने 1903 में। इसी में सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट नोट कर लेना। 1903 में इन्होंने जो है रिवॉल्यूशनरी पार्टी यानी जिसका नाम है दुई तान हुई नामक पार्टी का गठन भी किया है। और यहाँ पर एक राजकुमार है, राजकुमार कुआंग दे, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कन्फ्यूशियस बात की शिक्षा वही लेते थे जो कुलीन वर्ग के थे, यानी अभिजात्य वर्ग के लोग जो थे वही कन्फ्यूशियस बात की शिक्षा लेते थे, वही चीनी भाषा में शिक्षा लेते थे। तो यहाँ पे राजकुमार कुआंग दे जो है वो इस पार्टी के मुखिया बनाए गए हैं, और कैसे करके जो फान बोई चाउ है वो एक नेता के रूप में उभरे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये पहले के दोनों सब पॉइंट नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो फान बोई चाउ ने यहाँ पर एक उसी समय चीन के सुधारक रहे हैं लियांग किचाओ, इनसे एक मुलाकात की है, और मुलाकात के उपरांत एक पुस्तक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक इन्होंने लियांग जो है चीनी सुधारक जो है इनकी सलाह से लिखी है, और ये पुस्तक उस समय काफ़ी फेमस भी हुई है। वियतनाम और चाइना में इसकी बहुत प्रतियां बिकी हैं, हजारों लाखों की संख्या में इसकी प्रतियां बिकी हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसे सराहा भी है। इस पुस्तक में इन्होंने दो बातों पर फोकस किया है। पहली बात यह है कि इन्होंने अपने देश में माना है कि देश की संप्रभुता का नाश हो रहा है, यानी कि यहाँ पर संप्रभुता का मतलब ये है कि हमारी जो हम अपने बिना हस्तक्षेप के अपना निर्णय जो लेते थे अब उसमें फ्रांसीसी निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसे करके हमारा संप्रभुता नष्ट हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कल्चर है दोनों देशों, यानी हमारा चाइना का और वियतनाम का जो कल्चर है जो कि दोनों देशों की संस्कृति को बांधता है, उन संबंधों को वो टूट रहे हैं, यानी कि जिसके जरिए हमारे अभिजात्य वर्ग हैं, यानी कि चाहे चाइना के जो शासक वर्ग हैं, चाइना के जो कुलीन वर्ग हैं और वियतनाम के कुलीन वर्ग जो आपस में संबंध क्रिएट करते हैं, तो वो संस्कृति वाले बंधन हमारे टूट रहे हैं इन फ्रांसीसियों की वजह से। तो ऐसे करके इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है जो आपके फान बोई चाउ इनसे सब लोग सहमत हों या इनके सब समर्थक हों, इनके बहुत विरोधी भी हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभिजात्य वर्ग में बिलीव नहीं करते थे, राजा के शासन में बिलीव नहीं करते थे, तो ऐसे भी लोग इनके थे जो विरोधी थे इनके। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लेंगे इनके बारे में तो बेटर रहेगा। सेकंड पॉइंट कि फान बोई चाउ ने 1905 में चीनी सुधारक लियांग किचाओ से योकोहामा में भेंट की, यानी योकोहामा एक जगह है, तो योकोहामा में इन्होंने भेंट कर की मत लिखना, कर भेंट कर। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना भेंट कर उनकी सलाह, यानी किनकी सलाह, लियांग की सलाह और प्रभाव में द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखी, जो कि चीन और वियतनाम में खूब बिकी, जो कि चीन और वियतनाम में खूब बिकी। ये पूरा ऐप लिख लेना, जैसा मैंने बोला है उसी एडिट लिख लेना। अब देखिए, ये अगर किताब देखें तो यह किताब दो विचारों पर केंद्रित है। कौन कौन से दो विचार हैं? पहला तो है एक देश की संप्रभुता का नाश। संप्रभुता का मतलब आप जानते हैं कि हमारे अपने जो मामले हैं, निजी मामले में, उसमें हम निर्णय ले सकते हैं और उसमें कोई आके दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करे तो ऐसे करके हमारी संप्रभुता पर आंच आ जाती है। तो पहला पॉइंट इसमें आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा यहाँ पर ये है सेकंड सब पॉइंट कि दोनों देशों के जो अभिजात्य वर्ग हैं, शासक वर्ग हैं, उनके बीच सांस्कृतिक संबंध जो है, संस्कृत में मानने वाले वियतनाम चीन संबंध वो टूट रहे हैं फ्रांस के आने से। तो ये बात इन्होंने बोली है इस किताब में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ लोग जो शासन में या फिर राजा के शासन में बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने फान बोई चाउ की जो किताब है इसका प्रखर विरोध भी किया है, बहुत अच्छे से विरोध भी किया है, क्योंकि उनका यही मानना था कि भाई यहाँ से राजशाही का शासन हटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, कि अन्य राष्ट्रवादी फान बोई चाउ के विचारों से जो गहरे तौर पर असहमत थे। तो यहाँ पर एक नेता है चू त्रिन, तो चू त्रिन जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा असहमत हैं। तो यहाँ पर लिख लेना फान चू त्रिन जो है, ठीक है, ऐसे नेताओं में जो प्रमुख थे, और ये जो थे वो राजशाही के कट्टर विरोधी थे, यानी राजतंत्र के खास करके जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कि इसी में थर्ड का सब पॉइंट बना देना कि वे राजशाही के कट्टर विरोधी थे और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। गणराज्य का मतलब आप जानते होंगे, आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व के आधार पर शासन व्यवस्था जो होती है उसे गणराज्य वाली व्यवस्था कहते हैं, गणतंत्र वाली व्यवस्था कहते हैं। तो ये आपने यहाँ पर थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा।
तो यहाँ पर जो तृण है, यहाँ पर चूत यानी कि यहाँ पर जो फान चूत तृण है, तो ये चूत तृण जो है, जो फ्रांसीसी कल्चर है या पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी जो आदर्श हैं, उन पश्चिमी बातों को पूरी तरह से खारिज करने के खिलाफ हैं। इनका मानना है कुछ पश्चिमी बातें अच्छी भी हैं तो उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित तृण पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ थे। ये आप थर्ड का सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट तो आपने लिख लिया है। शुरुआत के दिनों में क्या हुआ, शुरुआत के दिनों में, प्रारंभिक दिनों में जो वियतनामी राष्ट्रवादी थे, इनमें जापान और चीन के साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे। यानी काफ़ी सारे एशियाई काफ़ी सारे यहाँ पर वियतनामी जो भी क्रांतिकारी थे उनका नेटवर्क के रूप में यहाँ पर वहाँ पर एक कह सकते हैं छुपने का स्थान था चाइना में और जापान में। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि भाई प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों ने जापान और चीन में काफ़ी साथ घनिष्ठ संबंध हैं और इन देशों में एशियाई क्रांतिकारियों के नेटवर्क बने हुए थे। 20वीं सदी में यहाँ पर एक नारा लगता है, यानी कि पूरब की ओर चलो। 20वीं सदी के दशक में पहले यहाँ पे पूरब की ओर चलो आंदोलन काफ़ी तेज हो गया। उद्देश्य यही था क्योंकि यहाँ पर वियतनाम की तुलना में जापान वगैरह ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, तो जापान से कुछ सीखने के लिए, जापान के कुछ विचारों को ग्रहण करने के लिए, आधुनिक तरक्की को अपनाने के लिए, किस प्रकार से आधुनिक तरक्की होती है, किस प्रकार से हमें एक रणनीति तैयार करनी है, वो जानने के लिए इन्होंने कुछ विद्यार्थी वगैरह, कुछ अपने यहाँ के लोग जो थे जापान की ओर भेजे हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके 1907-8 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। और इन सब का उद्देश्य वही था कि हमारे यहाँ जो कठपुतली सम्राट है उसको हमें गद्दी से हटाना है और फिर से, यानी कि यहाँ पर कठपुतली सम्राट, कठपुतली का मतलब ये है कि वो सम्राट जिसे फ्रांसीसियों ने अपनी मर्जी से गद्दी पे बैठाया है और फ्रांसीसियों के गुलाम है, उस सम्राट को हम हटा देंगे और फिर से वो न्गुयेन जो राजवंश है उसको दोबारा गद्दी पर बहाल कर देंगे। इनका विचार भी पूरी तरह से जो था वो राजतंत्र की स्थापना का ही था, आधुनिक लोकतंत्र वाला विचार नहीं था इनका उस समय। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अपने जापान की ओर निकल गए हैं और जापान ने जो लड़ाई भी लड़ी थी, जैसे रूस के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी है जापान ने 1907 में, तो यहाँ पर रूस को फिर घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था इसने। तो ऐसे करके जापान के विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे जापान से, यानी कि वियतनाम के काफ़ी विद्यार्थी जो थे जापान से काफ़ी प्रभावित थे। तो आगे जाके वियतनामियों ने क्या किया है, वियतनामियों ने जापान में जाकर क्या किया है, तो सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में अभी रिस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना कर ली है। लेकिन फिर क्या होता है, 1908 में जापान की नीति बदल जाती है। जापान की नीति ये हो जाती है कि वहाँ से जो विदेशी लोग हैं वो बाहर निकालने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। जापान में रहने वाले जो बाहर के लोग हैं उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाया जाता है। तो वहाँ पे दमन होने का लगता है, इन यानी वियतनामी वगैरह छात्रों का दमन होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में तमाम क्रांतिकारी वगैरह जो जापान में छिपे हुए थे उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो फान बोई चाउ जैसे नेता हैं और बहुत सारे लोगों को जापान से निकलना पड़ा है और मजबूरन में इन्होंने चीन और थाईलैंड में इन्होंने शरण ली है। यानी कि यहाँ से जापान ने जब दमन का रास्ता अख्तियार किया है तो मजबूरी में लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा है और ऐसे करके चीन और थाईलैंड में आकर ये लोग फिर शरण ले पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट का जो जिक्र मैं कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा वाला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खास करके एक दिवसीय एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। यहाँ पर जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है सुन यात सेन। तो जैसे हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे जाते हैं, वैसे ही चाइना में भी चाइना के राष्ट्रपिता जो है वो सुन यात सेन है। यानी कि यहाँ पर चाइना के बारे में अगर कहीं पूछा जाए तो चाइना के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं वो सुन यात सेन ही कहे जाते हैं। यानी इनकी एक अहम भूमिका रही है चाइना को आगे ले जाने में, चाइना में शासन जो राजवंश को हटाने में इनकी एक अहम भूमिका रही है। तो यहाँ पे सुन यात सेन का जिक्र जो किया गया है, तो सुन यात सेन के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला था चाइना में और ऐसे करके वहाँ पे राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़नी पड़ी और वहाँ पर ऐसे करके गणराज्य की स्थापना हो गई। तो इस बात से जो थे वियतनाम के छात्र वगैरह, वियतनाम के क्रांतिकारी, ये जो घटना हुई है सुन यात सेन के नेतृत्व में, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऐसे में ही इस घटना के प्रभाव से इन्होंने क्या किया है, विद्यार्थियों ने एक अपनी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना कर दी है। ये आप यहाँ पर छठवें का सब पॉइंट नोट कर लेना। और उद्देश्य इसका यही है कि भाई अब लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी है। यानी पहले जो उद्देश्य जापान में था, जापान में उद्देश्य ये था कि जापान में जब विद्यार्थी गए थे तो उद्देश्य उनका यही था कि हमने जो कठपुतली शासक हमारे यहाँ बैठा हुआ है फ्रांस का, उसको हम हटा देंगे और अपना पुराना वाला न्गुयेन राजवंश है उसको बहाल कर देंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने जो है यहाँ पर चाइना वाली क्रांति देखी है सुन यात सेन के नेतृत्व में, अब इनके माइंड में बात फिर से डाइवर्ट हो गई है कि भाई नहीं, अब हम राजसत्ता को बहाल नहीं करेंगे बल्कि अपने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। यानी जहाँ पर अपने जनप्रतिनिधित्व के आधार पर सरकार चुनी जाएगी तो ऐसा देश अपना बनाएंगे। तो ये बात यहाँ से इनके माइंड में ये घुसी है। तो छठे का सेकंड सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा।
अब धीरे धीरे करके यानी कि वही कम्युनिस्ट वाले लोग सामने निकल के आ गए, कम्युनिस्ट आंदोलन वाले, राष्ट्रवादी वाले। तो यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी आएगी कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद, कि कैसे करके कम्युनिस्ट आंदोलन फैला है और कैसे करके वियतनामी राष्ट्रवाद और गहराता चला गया है। तो यहाँ पर बात करी गई है 1930 के दशक से। 1930 में आपको पता होगा समूची पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई है, यानी अमेरिका में महामंदी आई है। अमेरिका में महामंदी आने की वजह से लगभग पूरे 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 कहा जाए विश्व में ही महामंदी का असर रहा है उस समय। 1930 से लेकर 1945 तक लगभग एक जोरदार महामंदी चली है। तो उस महामंदी की चपेट में आपका वियतनाम भी आ गया था। वियतनाम जो किसी समय पर चावल का 2/3 यानी विश्व के चावल का 2/3 निर्यात कर रहा था, अब ये स्थिति है कि इसका चावल कोई खरीदने वाला नहीं है, चावल का दाम भी गिर गया है, कर्जा बढ़ने लगा है, चारों तरफ बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। लेकिन यहाँ पर चूंकि सरकार सुनने को तैयारी नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर, तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि 1930 के दशक में आई महामंदी से यहाँ पर, ठीक है, वियतनाम पर भी गहरा असर डाला। चारों तरफ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोह का बोलबाला था। इसी में लिख लेना आप। इसी में दो प्रांत हैं, नघे अन्न और हा तिन। तो ये दोनों प्रांत जो थे सबसे गरीब प्रांत थे और यहाँ पर रेडिकल आंदोलनों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। यानी कि यहाँ पर आप लिख लेना कि इसी में सब पॉइंट पहलेगा कि नघे अन्न और हा तिन प्रांतों में जो है सबसे गरीब प्रांत थे और इनमें यहाँ पर रेडिकल आंदोलनों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी। रेडिकल का मतलब ये तुरंत हमें रिएक्ट करना है, तुरंत हमें जो एक्शन लेना है, प्रत्युत्तर तुरंत देना है। तो इस वजह से वियतनाम में इन्हें क्या कहा जाता था, लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। यानी यहाँ पर कुछ भी होता था तत्काल उसका प्रत्युत्तर देते थे। वो आमूल परिवर्तनवादी थे। रेडिकल का मतलब आप जानते होंगे, आमूल परिवर्तनवादी, यानी कि हम बात करने में, बातचीत में समय नहीं गंवाएंगे, हम एक्शन करेंगे, इसमें विश्वास करने वाले ऐसे लोगों को रेडिकल कहा जाता है, यानी आमूल परिवर्तनवादी कहा जाता है। आपने पढ़ा भी है 9th में इनके बारे में। तो ऐसे ही रेडिकल वाले लोग थे यहाँ पर। तो इन लोगों ने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं, काफ़ी जुलूस वगैरह निकाले गए। उन जुलूसों पर सरकार ने जो है हवाई जहाज़ों से बमबारी वगैरह करवाई है। तो ऐसे करके यहाँ के लोग और ज़्यादा उग्र हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ चुके हैं, 1930 का दशक हमने क्रॉस कर दिया है, तो अब यहाँ पर एक नए नेता की एंट्री होती है। क्योंकि आपने हमारे यहाँ भी देखा है कि समय के साथ साथ नेता बदलते रहे हैं। नेता जो है पुराने वाले अपने राजनीति से पीछे हट गए। पीछे हटने का मतलब है जैसे खत्म हो गए हैं, उम्र उनकी निकल गई है। तो वैसे ही यहाँ पर राजनीति में नए नेता की एंट्री हो जाती है, जिनका नाम है हो ची मिन्ह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वियतनाम बार तक पहुंचने के लिए ये नेता काफ़ी आपके जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आप ध्यान कर लेना हो ची मिन्ह। और खास करके जो वियतनाम वाले छात्र हैं या वियतनाम बार पढ़ना चाहते हैं, वो लोग यहीं से स्टार्टिंग करें। यानी कहाँ से स्टार्टिंग करनी है उन्हें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। वियतनाम बार जो पढ़ना चाह रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, तो वो यहीं से आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 1930 में हो ची मिन्ह, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राष्ट्रवादियों को एक किया है। यानी जो राष्ट्रवादी बिखरे हुए हैं, रेडिकल हैं, कोई यहाँ पर ऐसे हैं आमूल परिवर्तनवादी नहीं है, केवल और केवल क्या है, कम्युनिस्ट हैं, उन सबको एक मत किया है। यानी सबको एकजुट करने का प्रयास किया है। और एकजुट करके इन्होंने क्या किया है, इंडो चाइनीज पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया है। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे कि फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और जिसे बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। तो ये हो ची मिन्ह जो है वो यूरोप में जो जितने भी कम्युनिस्ट आंदोलन हुए हैं उनके आंदोलनों पर इनका प्रभाव इन पर काफ़ी ज़्यादा था। तो वो भी यही चाहते थे कि हम भी इसी तरह से आंदोलन का नेतृत्व करें। अब होता क्या है कि अब तक तो फ्रांस का यहाँ पर औपनिवेश है ही है, ऊपर से जापान की नीति बदल गई है। जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो जापान अपने आप को, जो ये देश हैं यहाँ पर, यानी देखा जाए दक्षिण पूर्व एशिया वाले के नीचे जो देश हैं, उन सभी देशों के ऊपर जो है जापान अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। जापान ये चाह रहा है कि भाई इस क्षेत्र में हमारा प्रभुत्व जम जाए। तो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ है तो जापान ने फिर अपना कब्जा वियतनाम पे कर दिया है। यानी अभी तक तो वियतनामी केवल फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें जापानियों से भी लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वही देखने को मिलेगा, थर्ड पॉइंट, कि 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया है और जापान का उद्देश्य यही था कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर हमें कब्जा करना है। यानी ये बात है आपकी सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार जैसे स्टार्ट हो गया है वैसे ही जापान उड़ने लगा है। ये बात तो आपने पढ़ी है, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध आपने जो पढ़ा था क्लास 9th में, तो वहाँ पर आप देख भी चुके हैं। तो जापान अपनी यहाँ पर कह सकते हैं पूरी अपनी ताकत झोंकती है कि हमें कैसे भी करके इस एरिया में कब्जा करना है। तो ऐसे करके यहाँ पर अब फ्रांसीसियों से तो लड़ ही रहे हैं ये लोग, साथ में जापानी भी आके टपक गए। अब जापानियों से भी लड़ना है, जापानियों को भी खदेड़ना है बाहर। तो बाद में एक यहाँ पर
जिसे वियत मिन के नाम से एक लीग जानी गई है, वियत मिन जिसे कहा गया है, जिस लीग को, ठीक है, जिस जो लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जिसे शॉर्ट में वियत मिन कहा गया वियतनामी भाषा में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, जापानी कब्जे को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसे करके सितंबर 1945 में आकर इन्होंने हनोई जो था, हनोई को यहाँ पर आज़ाद करवा लिया है, ठीक है। वियतनाम स्वतंत्रता लीग जो है, जिसे वियत मिन कहते हैं, इसने एक जो यहाँ पे बहुत तंगड़ी वाली लड़ाई लड़ी है, एक बहुत जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है, काफ़ी संघर्ष किया है और ऐसे करके 1945 में इन्होंने जो हनोई को आज़ाद करा लिया है। आज़ाद होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाद में ये होता है इसके बाद, यानी कि ये तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने वियत मिन आपने देख लिया, तो इसके बाद यहाँ पर ये होता है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है और यहाँ पर हो ची मिन को इसका अध्यक्ष चुना गया है। यानी ऐसे करके बाद में क्या हुआ, इन्होंने जापानियों को 1945 तक निकाल दिया है, हनोई के से बाद हनोई को आज़ाद करवा लिया है और उसके बाद इन्होंने जो है लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी है और अध्यक्ष इसके वही हैं, हो ची मिन, ठीक है। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी बाहर नहीं गए हैं, ध्यान देने वाली बात है, फ्रांसीसी अभी तक देश से बाहर नहीं गए हैं, फ्रांसीसी देश के अंदर ही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी गई हो तो फ्रांसीसियों को ये बात पसंद नहीं आएगी, ये बात उन्हें बहुत बुरी लगेगी, नागवार गुजरेगी, तो वही स्थिति यहाँ पे क्रिएट हुई है। अब देखते हैं कि आगे का संघर्ष कैसे आगे बढ़ा है, तो वो अगला पॉइंट अब आप देखेंगे। अब यहाँ पर शुरुआत में अगर देखें तो शुरुआत में जो नया राष्ट्र था, यानी नए राष्ट्र के समीप जो नए राष्ट्र की जो उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी है 1945 में, उसके लिए चुनौतियाँ कम नहीं थी। चुनौतियाँ कम क्यों नहीं थी, क्योंकि उस समय एक यहाँ पे शासक था, सम्राट शासक बाओ दाई, जो कि यहाँ पे फ्रांसीसियों का कठपुतली शासक था। कठपुतली का मतलब यही है कि फ्रांसीसी उससे जो चाहते थे वो करवा लेते थे, तो उस समय तक वो यहाँ पे सत्ता में था। तो इस वजह से यहाँ पर जो रहा आसान नहीं है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर टकराव होगा और वही टकराव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो चौथा पॉइंट अब आप नोट करेंगे कि नए गणराज्य के सामने, यानी यहाँ पे लिख लेना, सॉरी, नए गणराज्य की जगह फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यानी कि जो आपका जो नया गणराज्य है, वो नया गणराज्य यानी लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना है, तो उसके लिए क्या किया है, नए गणराज्य की जगह फ्रांसीसी शासक क्या करना चाह रहे थे, सम्राट जो बाओ दाई है, इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यानी इन्हीं की आड़ में जो है हम कब्जा जमा लें। तो ऐसे करके तमाम बार जो है युद्ध भी हुआ है, फ्रांसीसी हमले भी हुए हैं वियत मिन पर, यानी जो आपको वियतनाम को आज़ाद करने वाली जो इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम एंड लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम थे, उनके सदस्यों पे हमले वगैरह हुए हैं, काफ़ी लड़ाई भी चली है। तो ऐसे करके एक लंबी लड़ाई चली है, 8 साल की लड़ाई चली है और 8 साल की लड़ाई में एक जगह मोर्चा था, बियन फू एक जगह है, वहाँ पर मोर्चा था, यानी कि किसका, फ्रांसीसियों का और वियत मिन वालों का। तो उस मोर्चे पे इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, इस मोर्चे पे फ्रांसीसी हार गए हैं। तो यहाँ पर आप इसमें चौथे का अगला पॉइंट लिखेंगे, सब पॉइंट, चौथे का पहला सब पॉइंट कि 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार 1854 में, यानी 1854 में फ्रांसीसियों से आज़ादी कब मिली, 1854 में, आखिरकार 1854 में फ्रांसीसियों को दिएन बियन फू, ये जगह का नाम है, के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। ये आप लिख लेना, यानी इस मोर्चे पर आके जो है यहाँ पर फ्रांस जो है हार गया है। लेकिन यहाँ पर हार के बाद भी फ्रांस चुप नहीं बैठा है, आगे भी इसमें कुछ हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम है, 2 व्यक्तियों के नाम बड़े आप नोट कर लेना इसके नीचे। यहाँ पर जो लड़ाई का नेतृत्व हुआ था, लड़ाई जिसके नेतृत्व में लड़ी गई थी, उन कमांडर्स के नाम आप लिख लेना। तो यहाँ पर फ्रांस की सेनाओं का जो कमांडर था वो था जनरल हेनरी नवारे, ठीक है। वहीं वियत मिन का जो कमांडर था, यानी कि वियतनाम की तरफ से जो कमांडर था, वियत मिन जो सेना है वियतनामियों वाली, तो उनका कमांडर है बो निग्युएन, ठीक है, न्याप करके है, बो निग्युएन ज्ञाप करके है, नाम लिखवा दे रहा हूँ आपको, ये है ये वाला, ठीक है। फ्रांसीसी सेना का जो कमांडर है, सॉरी फ्रांसीसी बोल रहा हूँ, जो वियत मिन का कमांडर है वो है बो निग्युएन ज्ञाप करके है, ये आप नाम लिख लेना नोट में ही आप, ठीक है। इन नोट में नाम इसलिए लिखवा दिए तो ताकि आपको अगर पूछा भी जाए कि भाई इनके सेना के कमांडर कौन थे उस समय, तो आप बता सकें कि भाई वियत मिन की तरफ से ये कमांडर थे और फ्रांसीसी सेना की वजह से ये कमांडर थे। तो काफ़ी लंबा युद्ध चला है, काफ़ी लोग मरे भी हैं, कैद भी किए गए हैं, तो ये सब चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। बहरहाल देखिए, हमारे देश में जिस तरह से अंग्रेज जब गए तो इन्होंने देश का विभाजन वाला बीज बो दिया, तो वैसे ही यहाँ पर भी अंग्रेज चुप नहीं, यानी यहाँ पर भी फ्रांसीसी चुप नहीं बैठे हैं। फ्रांसीसियों ने भी यही किया है
एक लंबी वार्ता चली है और वार्ता के बाद इन्होंने ये किया है कि भाई फ्रांस बोल रहा हूँ मैं, वियतनाम को दो भागों में व्यक्त कर दो, उत्तरी भाग यानी नॉर्थ वाला पोर्शन और दक्षिण वाला पोर्शन। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, कि फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों ने देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया है वियतनामियों को। ठीक है, यानी यहाँ पे जो फ्रांस की जिनेवा में वार्ता जो चली है, ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा की शांति वार्ता में पहुंच गए हैं और वहां पर फिर वियतनामियों को इन्होंने क्या किया है, देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया है। अब देखिए देश का विभाजन हो रहा है। अब देखिए यहीं से आपको बहुत ध्यान रखना है कि देश का जो विभाजन हुआ है वो उत्तरी और दक्षिणी आधार पे हुआ है, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम इस आधार पे हुआ है। तो यहाँ पर जो उत्तरी भाग बना है, उत्तरी वाला जो भाग बना है यहाँ पर, यानी कि ये आपका सेकंड का ए सब पॉइंट लिख लेना, सेकंड का ए सब पॉइंट, उत्तरी भाग जो है हो ची मिन्ह यानी कम्युनिस्ट जो लीडर हैं, तो इनकी कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई है। यानी कि यहाँ पर अगर नॉर्थ वाले भाग में देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनकी सत्ता यहाँ पे बहाल हुई है, यानी एक लोकतंत्र वाली व्यवस्था यहाँ पे बहाल हुई है। जबकि दक्षिणी वाला जो हिस्सा था, दक्षिणी वियतनाम, सम्राट बाओ दाई की सत्ता यहाँ पे बनी रही है। सम्राट बाओ दाई मैंने वही कठपुतली शासक जिसका फ्रांसीसी इस्तेमाल करते थे, फ्रांसीसी जिसको अपने फेवर में सारे डिसीजन जिसकी मदद से जो दिलवाते थे, तो वही शासक बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम में आके बैठा है। अब यहाँ पर एक नया संघर्ष का युग स्टार्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वियतनाम जो पूरा वियतनाम था, अब वहाँ पे क्रांतिकारी तो यहाँ पर भी थे, पहले तो बटा हुआ नहीं था, क्रांतिकारी तो पूरे समूचे वियतनाम में बिखरे हुए थे, पूरे वियतनाम में थे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उत्तरी दक्षिणी वियतनाम बन गया है तो चाल तो उन्होंने इसलिए चली थी ताकि लोगों की ताकत टूट जाएगी, यानी कि जो क्रांतिकारी वाले जो लोग हैं उनकी ताकत टूट जाएगी, लोग जो विभक्त हो जाएंगे तो हम उन्हें आराम से दबा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग रह गए थे यहाँ पे क्रांतिकारी, क्योंकि पूरा हिस्सा एक ही था, अब वो क्रांतिकारी अंदर ही अंदर विरोध करना स्टार्ट करने लगे हैं। किसका? यानी कि राजा सम्राट है बाओ दाई, इसका विरोध करना स्टार्ट करने लगे हैं। उसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पर एक सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये बंटवारा हुआ ही हुआ था। उसी टाइम पे क्या होता है, जो दक्षिण वाला इलाका है, दक्षिण वाले में बाओ दाई की सत्ता है, तो बाओ दाई का तख्ता पलट हो जाता है। वहां पर ही एक सेना, यानी कि वहां पर ही एक जो है एक शासक है, उसने सत्ता पलट कर दिया है और वो शासक बहुत ज्यादा बुरा है, बाओ दाई से भी ज्यादा बुरा है। तो ऐसे में क्या स्थिति देखने को मिलती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पांचवा पॉइंट आप नोट करें ना कि इस बंटवारे से पूरा वियतनाम जो था वो युद्ध के मोर्चे में तब्दील हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा देश एक था, अब पूरे देश में क्रांतिकारी सब पूरे देश में फैले हुए थे। अब जब देश बट गया है नॉर्थ साउथ में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, नॉर्थ वाले में तो वही कम्युनिस्ट वाले क्रांतिकारी हैं, अब साउथ वाले में जो क्रांतिकारी हैं उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि जो जहाँ पे हो ची मिन्ह है वो तो नॉर्थ में पहुंच गए हैं, दक्षिण में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्रांतिकारियों में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो उत्साह कम हुआ होगा। तो लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी है, फिर भी क्रांतिकारी अपने लगे रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें पांचवें का नोट कर लेना कि कुछ समय बाद नगो दिन दिएम के नेतृत्व में, नाम है ये नगो दिन दिएम, इनके नेतृत्व में तख्ता पलट में सम्राट बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया। सम्राट लगा देना, यानी कि आप अगर भूल जाएंगे ये नाम बाओ दाई जो बार बार आ रहा है, ये सम्राट है, या कठपुतली सम्राट ही हो, ये सम्राट ही है वहां पे, सम्राट बाओ दाई को। ठीक है, कहां से हटाया गया है? ये हटाया गया दक्षिणी वियतनाम से। ये भी आप लिख लेना कहां से हटाया गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ कंफ्यूज हो जाए, कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, उसे लगे सर वियतनाम में अभी तो आपने कहा कि दो जगह विभक्त हो गया है, ऊपर वाला हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, नीचे वाला जो है बाओ दाई के नेतृत्व में, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख लेना कि भाई कहां पर तख्ता पलट हुआ है, ये जानना जरूरी है। ये दक्षिणी वियतनाम में तख्ता पलट हुआ है, ना कि उत्तरी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना कि कुछ समय बाद नगो दिन दिएम के नेतृत्व में दक्षिणी वियतनाम में हुए तख्ता पलट में, दक्षिणी वियतनाम में हुए तख्ता पलट में बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया गया। ऐसे करके आप लिख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये शब्द बार बार यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल 1% ना रहे। अब जो बाओ दाई जो आपका जो आया है, सॉरी बाओ दाई की जगह ये आया है दिन दिएम आया है, जिसको दिएम कह सकते हैं। दिएम बहुत ही ज्यादा दमनकारी था, यानी कि ये तो उससे भी ज्यादा बुरा था, और कहा जाए बहुत निरंकुश था, यानी कि एकदम सेना के दम पर शासन करने वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पर एक नया यहाँ पर जो है माहौल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। इसके बाद दिएम की अगुवाई में एक और दमनकारी और निरंकुश शासन की स्थापना हुई है। उसका विरोध जो करने वाला व्यक्ति था उसको कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था, यानी कि वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। कहने का मतलब ये है, अब दिएम की तानाशाही जो यहाँ पर चल रही है दक्षिणी वियतनाम में, उस तानाशाही के खिलाफ जो दक्षिणी साइड पर जो कम्युनिस्ट रह गए हैं, उन्होंने मिलकर एक यहाँ पर एक लीग की स्थापना की है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया है, NLF बनाया है, ताकि दिएम के शासन के खिलाफ लड़ा जा सके।
तो यहाँ पर 5वें का थर्ड सब पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि देम की तानाशाही, यानी कि यहाँ पे उसके नहीं, यहाँ पे लिख लेना देम की तानाशाही शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया। ठीक है, यानी जो देम दक्षिणी आपके वियतनाम में देम अब जाके सत्ता पे बैठ गया है, शासन करने लगा है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर जो कम्युनिस्ट मौजूद थे दक्षिणी वियतनाम में, उन्होंने मिलकर एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की है और एक व्यापक मोर्चा बनाया है। अब देखिए जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाई गई है, इसको समर्थन जो था उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन्ह का पूरा समर्थन था, और उन्हीं के समर्थन से यहाँ पर ये जो नेशनल NLF की गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप 8वां पॉइंट लिख लेना कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली जो सरकार है, इसकी सहायता से ही NLF ने देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। एकीकरण का मतलब ये है जो उत्तर दक्षिण में हमारा देश बटा हुआ है, इसको खत्म करके पूरा एक देश को हम एक कर दें, यूनाइट कर दें, यानी एकीकृत कर दें। यहाँ पे फिर से देश में कोई बाधा ना रहे कि उत्तरी वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम में ऐसा ना रहे। तो यहाँ पर इनका मानना यही था, यानी उनका जो एक ही जो था आवाज़ उठाई थी वो यही थी कि हमें एकीकरण करना है, यानी कि जो फ्रांसीसियों ने जो बीज बोया है उत्तरी और दक्षिणी का, वो खत्म करना है उस बीज को। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देम से इनका युद्ध चल रहा है NLF वालों का, ऊपर से उधर से उत्तरी वियतनाम वाले समर्थन भी कर रहे हैं दक्षिणी इलाकों को। अब यहाँ पर एक नए व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, यानी बिन बुलाए मेहमान की एंट्री हो जाती है, वो है अमेरिका। अब अमेरिका की एंट्री होने के पीछे भी कुछ रीजन थे। देखिए उस समय आपको पता होगा कि कुछ घटनाक्रम ऐसे घटित हुए थे जिसकी वजह से अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का शेर समझने लगता है, यानी अपने आप को पूरी दुनिया का बॉस समझने की लगता है। जैसे आपको पता होगा 6 अगस्त 1945 का जो आपका परमाणु विस्फोट अमेरिका ने जो किया था, और 9 अगस्त को जो विस्फोट किया था, उसकी वजह से लगने लगा कि अब दुनिया में कोई भी ऐसी महाशक्ति नहीं है जो हमारे आगे टिक सके। हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो निर्णय करेंगे वही निर्णय होगा, यानी कि ये कह सकते हैं हम एक जो बिग फादर बन के सामने आए हैं। लेकिन इनके लिए ये इनकी जो भूल थी बहुत भारी पड़ गई अमेरिका पे, और अमेरिका जो है यहाँ पे बिन बुलाए बाराती की तरह आया है, तो उसको मुंह की खानी भी पड़ी है, वो आप देखेंगे। तो अमेरिका ने देखा कि भाई यहाँ पे अब विद्रोह चल रहा है लगातार, तो क्यों ना हम अब शांति व्यवस्था कायम करवाएं। यानी अब तक तो जो यूरोप वाले थे वो घुसते थे हर देश में जाके कि भाई हमें शांति क्रिएट करवानी है, लोगों को सभ्य बनाना है, लोगों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। लेकिन अब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी धाक जमाने के बाद अब अमेरिका एंट्री करना चाहता है हर जगह पे, नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर जो विद्रोह चल रहा था NLF का, और जो आपके ऊपर वाले हो ची मिन्ह के नेतृत्व में विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, उन संगठनों को दबाने के लिए अमेरिका ने भी एंट्री यहाँ पे मार दी है। अब अमेरिका की एंट्री मारते ही यहाँ पे स्थिति और बदतर हो गई है, और बदतर होने का रीजन ये था, कुछ रीजन यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये था, क्योंकि अमेरिका ने जो एंट्री मारी है वो किसी की तरफ से नहीं है। साउथ वियतनाम यानी दक्षिणी वियतनाम जो बना था, यानी कि अपने यहाँ की तरह नहीं है लोग, वहाँ पर इन लोगों का ये बिल्कुल मानना था ही नहीं कि भाई हम दक्षिण हैं तो हमें कुछ यहाँ पे विभेद है, या हमारे यहाँ कोई नस्ल आधारित विभेद है, या फिर भाषा का विभेद है, ऐसा कुछ विभेद था ही नहीं। लोग यही चाहते थे कि पूरा देश एक रहे। यानी अपना मान लीजिए, अपना जैसे देख सकते हैं अपने देश का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अपने देश में तो बाधाएं आई थी, दिक्कतें आई थी, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें उस तरह की नहीं थी एकीकरण में। तो यहाँ के लोगों का प्रस्ताव यही था कि एक किया जाए, लेकिन अमेरिका क्या एंट्री मार देता है। अमेरिका चाहता है कि भाई यहाँ पर जो व्यवस्था जिनेवा ने, यहाँ पर जो व्यवस्था कायम की गई है जो संधि के जरिए, वो व्यवस्था कायम बनी रहे। अमेरिका ये चाहता था, लेकिन नहीं, लोग नहीं चाहते थे। तो अमेरिका ने इन संगठनों को दबाने की पूरी कोशिश की है। तो ऐसे करके यहाँ पे एक युद्ध की शुरुआत हो गई है। और ये जो युद्ध में सेना भेजने वाले व्यक्ति थे, उस समय जॉन एफ कैनेडी थे सत्ता में, यानी कि यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी जो थे अमेरिका की सत्ता में राष्ट्रपति थे, तो उनके ही आदेश पर यहाँ पे सेना भेजी गई है, और ये काफ़ी भारी भी पड़ा है विद्रोह इन पर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसी में ही 8वें का, कि अमेरिका बढ़ती ताकत, यानी अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और उसके प्रभावों से, इन प्रस्तावों से भयभीत था। ठीक है, यानी इसका प्रस्ताव यही था कि भाई एकीकरण हो जाए, लेकिन अमेरिका वही अब हट लगाई बैठा था कि भाई जिनेवा की संधि आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इस भय से क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी फौजें और गोला बारूद जो थे वो वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिए। 1961 में जॉन एफ कैनेडी जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने आदेश दे दिया है कि वियतनाम में फौजें भेजी जाएं ताकि वहां पर शांति व्यवस्था बहाल हो सके। लेकिन शांति व्यवस्था बहाल करना नहीं था यहाँ पे उद्देश्य, यही था कि यहाँ का जो इलाका है जहाँ विद्रोही है उनको दबाया जाए। लेकिन यहाँ पे अमेरिका की एंट्री के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है, और चेंज थोड़ी बहुत नहीं हुई है, एक बहुत हद तक यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। 5वें के बाद मैंने 8वां पॉइंट डलवा दिया है, यहाँ पे 6वां पॉइंट आएगा, ये मुझसे भूल हो गई। 6ठे पॉइंट का सब पॉइंट था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो जाती है, तो अमेरिका के लिए युद्ध बहुत महंगा पड़ा है। अमेरिका को यहाँ पर
अमेरिका के इतिहास में ये दर्ज है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे अमेरिकी सैनिक इसी युद्ध में मारे गए हैं। और आपके लिए एक अपने आप में प्रेरणा स्रोत है ये युद्ध। एक छोटे से देश ने जो उस समय विकसित, जो उस समय डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया था जिस देश में, उसने अमेरिका जैसे एक विकसित देश को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। यानी आप लोगों को, हम सब लोगों को इससे प्रेरित होने की जरूरत है। यानी आज मैं इस चैप्टर को पढ़ के वाकई में बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। सच में आपको पता चलेगा कि भाई मातृभूमि का जो दायित्व है वो कितना बड़ा है। यानी कि तभी कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यानी कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, वो आज वियतनाम के लोगों ने साबित भी कर दिया है। तो वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो अमेरिका जब इस युद्ध में कूद गया है तो यहाँ पर उसने लगभग सैनिक कितने भेजे हैं, तो उन सैनिकों का संख्या यहाँ पे दिया गया है। 7वां पॉइंट नोट करेंगे, 1965 से 72 के बीच अमेरिका के 34,31,100 सैनिकों ने यहाँ पे वियतनाम में काम किया है। ठीक है, ये आप लिख लेना, जिनमें से 7,484 महिलाएं थी। इन सब के बावजूद यहाँ पर अमेरिका के आधुनिक साधन थे। आधुनिक साधन का मतलब ये था हवाई सुविधाएं भी थी, यातायात के साधन भी थे, उसके पास बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं भी थी। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। तो यहाँ पर 7वें का सब पॉइंट लिख लेना कि आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं होने के बावजूद लगभग 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 घायल हुए। घायलों में कुछ अपंग भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी है। यानी अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी थी, अपने पूरी देश की ताकत झोंक दी है इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन फिर भी वियतनामियों ने हार नहीं मानी है। उसके पीछे उनकी कुछ रणनीति थी, जिस रणनीति की वजह से वो हार नहीं माने हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इमेज दिखाया गया कि वियतकांग में सिपाहियों की तलाश में करते अमेरिकी सैनिक, यानी कि जो वियत मिन वाले सैनिक हैं या NLF के समर्थन में लड़ने वाले लड़ाके हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं ये वाले सैनिक, अमेरिका वाले सैनिक। तो ऐसे करके आप देखेंगे इमेज। तो ऐसे करके यहाँ पर इस इमेज में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अमेरिका ने यहाँ पर उस समय B-52 अपने इसके बम वर्षक विमान थे। यानी अब तो B-52 का अमेरिकन आर्मी में यूज नहीं होता है बम वर्षक का। उस समय B-52 का यूज जो है, जहाँ पे जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता था सेना में, अमेरिका में। तो वहाँ पर उससे इन्होंने हजारों की संख्या, हजारों में नहीं लाखों की संख्या में बम बरसाए हैं। अगर आपको टाइम मिले तो कभी YouTube पर जाके आप देखना, वियतनाम में कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी वहां की जमीन के अंदर बम पटे पड़े हैं। यानी जमीन जो वहां की आज भी बमों से पटी पड़ी है। यानी लोगों ने अपने घर जो बनाए नहीं है, घरों के आसपास बमों के खोल लगा दिए हैं। इतने ज्यादा बम गिराए थे, आप समझ सकते हैं। यानी पूरी तरह से वियतनाम को नष्ट करने की जो है यहाँ पर धमकी दे डाली थी, पूरी तरह से नष्ट करने के कगार पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर भी वियतनाम के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। तो ये सबसे बड़ा यानी कि यही युद्ध है। और ये बात आज भी कही जाती है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी वियतनाम के आगे ढेर हो गया था, तो वो इसी वजह से ढेर हुआ था। तो यहाँ पे अमेरिकी फौजों ने बहुत बहुत टैंक, हथियार, बम वर्षक विमान जो है, इन सबसे सब बमबारी की है। चौतरफा हमला ही हमला किया है। बहुत सारे गांव नष्ट हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग मरे भी हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल तबाह भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो है विद्रोही हार मानने को तैयार नहीं है। फिर अमेरिका ने क्या यहाँ पर एक तरीका अपनाया है। अमेरिका ने यहाँ पर कुछ केमिकल्स, यानी रसायन, देखिए कहा जाए तो रसायन आप जानते हैं किसी भी युद्ध में रसायनों का इस्तेमाल वर्जित है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। लेकिन अमेरिका जैसा देश ये सब मानने वाला नहीं है। और काफ़ी बार मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बड़े संगठन वाले देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो तमाम तरह के जो प्रतिबंध होते हैं उन्हें नहीं मानते हैं। प्रतिबंध हमेशा छोटे जो अल्प विकसित देश हैं उन पर ही थोपे जाते हैं। ये बड़े बड़े जो देश हैं जो प्रतिबंध बनाते हैं, ये अपने आप को में कभी नहीं मानते। और वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमेरिका जैसे देशों ने इसमें जो है जमकर यहाँ पर जो है अपना मनमानापन चलाया है और उसकी यहाँ पर हानि भी उठानी पड़ी है। अब था क्या यहाँ पे वियतनाम युद्ध में, वियतनाम युद्ध की जो लड़ाकों का एक कौशल था, वो कौशल ये था कि ये लोग जंगलों में बड़े आसानी से हाइड हो जाते थे, जंगलों में जाकर बड़े आसानी से छिप जाते थे। जंगलों में सुरंग बनाने का काम जो था बड़ा ही इनका एक्सपर्ट थे, सुरंग बनाने में, जंगलों में सुरंग बनाने में बड़ा एक्सपर्ट थे। झाड़ियों के झुरमुट में छुप जाते थे और वहां पर ये घात लगाकर अमेरिकी सैनिकों को बड़े आराम से मार देते थे। यानी ये सबसे बड़ा इनका युद्ध कौशल था वियतनामियों का। और बाद में अन्य देशों ने भी ये युद्ध कौशल वियतनामियों से सीखा है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वियतनामी इसी युद्ध कौशल की वजह से अमेरिका को पटकनी देते रहे। तो अमेरिका ने ठाना कि अब जंगलों को नष्ट कर देंगे तो ये इनकी सुरंगें हमें दिख जाएंगी तो इन्हें नष्ट कर देंगे हम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी ये इनके पास इतनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी वियतनामियों के पास कि अमेरिका इनके आगे भी अमेरिका कुछ कर नहीं पाया है। तो 8वां पॉइंट यहाँ पर अब आप नोट करेंगे कि अमेरिकी फौजों ने नापाम, अभी मैं बताऊंगा नापाम क्या होता है, और एजेंट ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार एग्जाम में पहुंचा गया है। एजेंट ऑरेंज क्या है, नापाम क्या है, और फॉस्फोरस बम जैसे घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। और इन हमलों में क्या हुआ है, यहाँ पर असंख्य साधारण नागरिक मारे गए हैं। यानी अमेरिका ने पूरी तरह से केमिकल का इस्तेमाल किया है। केवल किस लिए किया है,
ताकि वहाँ के जो वन है वो नष्ट हो जाए और जो यहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं, उग्रवादी, वो छुप ना पाएँ, यानी कि जो छिप जाते हैं वनों में जाके, वो वनों में ना छिप पाएँ और जिससे कि हम आसानी से इन्हें मार पाएँ, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं कर पाए हैं। तो अब यहाँ पर नोट डालकर आप एजेंट ऑरेंज के बारे में लिख लेना। एजेंट ऑरेंज यानी पता नहीं कितनी बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार आईएएस एग्जाम में पूछा गया है, और ये आपको याद रखना है। एजेंट ऑरेंज होता क्या है? तो यह एक ऐसा जहर है जिसके छिड़काव से क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां सीधे मर जाती हैं, यानी पेड़ों की पत्तियां मर जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। यहाँ लिख लेना, यह एक ऐसा जहर है, ठीक है, ये मर जाते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया गया? ठीक है, ताकि वियतनामी सैनिक जो थे जंगलों में ना छिप सकें और उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। यानी कि प्रयोग करने का रीजन यही था कि भाई वियतनाम में जो सैनिक जो थे जंगलों में छिप जाते थे, वो जंगलों में ना छिप सकें और उन्हें आसानी से खत्म किया जा सके। इसे ब्लू यानी जो एजेंट ऑरेंज क्यों कहा गया है? ये जो है जिन ड्रमों में रखा जाता था उन पर नारंगी रंग की यानी ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ गया। तो यहाँ पर कहा जाए करोड़ों गैलन जो था, गैलन आप जानते होंगे लिक्विड को मापने का तरीका है, बड़ी मात्रा में लिक्विड को मापा जाता है तो उसको हम गैलन में मापते हैं। तो आप समझ सकते हैं 1.1 करोड़ गैलन से ज़्यादा एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था, इतनी भारी मात्रा में। तो एजेंट ऑरेंज के प्रभाव से यहाँ पर लगभग 14% जमीन उस समय खेतीहर हो गई। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि जमीन बिल्कुल बंजर हो गई वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर जो एजेंट ऑरेंज से में इस्तेमाल होने वाला जो रसायन था, यानी जिसका नाम था डायोक्सिन, उससे जो है कैंसर होता है और बच्चों का मस्तिष्क यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। तो जैसा प्रभाव आज अगर आप देखें हिरोशिमा नागासाकी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक वही प्रभाव वियतनाम में भी देखने को मिलता है। जहाँ पर इस रसायन का छिड़काव किया गया है वहाँ पर आज भी बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, आज भी बच्चों में विसंगतियाँ मिल रही हैं, यानी आज भी जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। ये आपके सामने ये सबसे बड़ा यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये विशेषज्ञों का कहना भी है कि वियतनाम में यानी अमेरिकी हमले के दौरान जितने बमों और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया वियतनाम में, तो ये दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों की मात्रा से बहुत ज़्यादा था। यानी दूसरे विश्व युद्ध में इतने ज़्यादा हथियार इस्तेमाल नहीं हुए जितने हथियार और जितने रसायन वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुए। आप समझ सकते हैं अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी वियतनाम को घुटने पर टेकने को मजबूर करने के लिए, लेकिन वियतनामियों ने हार नहीं मानी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो 8वां का आपने एजेंट ऑरेंज देख लिया है, अब नापाम और देख लेते हैं। देखिए नापाम भी एक तरह का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये जो ऊपर से अग्निबम बरसाए जाते हैं, यानी आग जिससे एकदम बम गिरते ही एकदम आग लग जाती है क्षेत्र में अग्निबम, तो वहाँ पे गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो गैसोलीन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए गैसोलीन गिरती है तो विस्फोट करती है और आग एकदम लग जाती है। तो गैसोलीन को फुलाने के इस्तेमाल होने वाले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है नापाम। और नापाम क्या है, ये धीरे धीरे जलता है और कहीं अगर मानव त्वचा के संपर्क में आ जाए तो मानव त्वचा से चिपक जाता है और फिर चिपक कर उससे फिर जलता रहता है। तो इतना खतरनाक रसायन है नापाम। तो नापाम के बारे में आपने लिख लिया होगा। तो तमाम तरह का अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी हुआ, उसके बावजूद भी अमेरिका हट के आगे अपनी जो जिद के आगे मानने को तैयार नहीं था। अब देखते हैं अमेरिका में कैसे कैसे विरोध हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में चूंकि उस समय क्या था, प्रिंट मीडिया आ चुका था, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, सैटेलाइट मीडिया का भी बोलबाला था, ठीक है। तो लोग इसका प्रबल विरोध कर रहे थे, यानी पूरा देश जो है युद्ध की आग पर झोंक दिया है और हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है। यानी वही मतलब है कि भाई कि यहाँ पर कोई लेना देना भी नहीं है, यानी वियतनाम से हमारा कोई सीधी दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी युद्ध में कूद गए केवल अपनी स्थान की खातिर, अपना एकदम हम अपने बिग फादर बनने की खातिर हम युद्ध में कूद गए। तो अमेरिका में इसका प्रबल विरोध भी हो रहा था। दूसरी बात ये थी, अमेरिका में जो भी सैनिक भेजे जा रहे थे, जो भी सैनिक वियतनाम के लिए भेजे जा रहे थे, वो सारे सैनिक अल्पसंख्यक और गरीब बच्चों, मेहनतकशों के बच्चे थे। यानी कि जहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि जो विश्वविद्यालय यानी ग्रेजुएट किए हुए छात्र थे उनको सैनिक सेवा से इन्होंने मुक्त रख दिया। यानी सैनिक सेवा में इन्होंने ग्रेजुएट किए हुए छात्र नहीं भेजे। यानी अमेरिका में जो अर्हता वाले छात्र थे, जो ग्रेजुएशन किए हुए छात्र थे, पढ़े लिखे छात्र थे, वो छात्र इन्होंने नहीं भेजे। इन्होंने क्या किया कि भाई अभिजात वर्ग वाले छात्र नहीं भेजे हैं। यानी कि अभिजात वर्ग का मतलब ये है कि पढ़े लिखे जो अपर यानी जिनका एक सोसाइटी में ऊंचा स्थान है, वो बच्चे युद्ध में नहीं भेजे गए हैं। इन्होंने भेजे हैं जो अल्पसंख्यक वाले बच्चे हैं, उन्हें चूज कर करके उन्हें भर्ती कर करके सेना में उन्हें भेज दिया है। यानी खास करके जो ब्लैक पीपल हैं, यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे, उन्हें सेना में भेज दिया है। तो इस आधार पर भी अमेरिका में प्रबल विरोध हो रहा था कि भाई आपने ऐसा किया है, आप गरीबों के बच्चों को मरवा दे रहे हैं, आपको गरीबों के बच्चों के साथ बिल्कुल आपकी जो है सिंपैथी नहीं है, यानी आपकी सहानुभूति नहीं है, हमदर्दी नहीं है आपकी। ऐसे करके अमेरिका में बहुत विरोध हो रहा था। उस समय तमाम मूवियाँ बनी, हॉलीवुड में भी मूवियाँ बनी, ग्रीन बैरेट्स, ठीक है, एक यानी कि यहाँ पे तमाम तरह की फिल्म बनी जिसके जरिए जो है यहाँ पे तमाम विरोध प्रदर्शन करवाने की कोशिश की गई है, विरोध दर्ज करवाया गया है अमेरिका के खिलाफ। कुछ लोगों ने जो है अमेरिका की इस कदम का, कुछ मूवियों ने सराहना भी की है। तो यहाँ पर वो लिखना नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, केवल जान लेते हैं। तो अमेरिका में एक जबरदस्त विरोध था।
अब अमेरिका के जो वहाँ के राष्ट्रवादी तो बार बार अमेरिका वाले यही दुहाई दे रहे थे कि भाई अगर हम यहाँ पे नहीं एंट्री करेंगे तो सारे देशों के आसपास कम्युनिस्ट सरकारें बन जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, कम्युनिस्ट सरकारें बेशक बन जाएंगी तो आपको लेना देना क्या है। पहली बात, आपके कॉन्टिनेंट का मामला नहीं है, आपके कॉन्टिनेंट से लाखों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर स्थित है ये, लेकिन फिर भी आप जो अपनी शान की खातिर उधर गए हैं। तो यहाँ पर वही स्थिति क्रिएट होगी कि भाई अमेरिका बार बार दुहाई दे रहा था कि नहीं यहाँ पर ऐसे हम करेंगे, ये होना चाहिए, कम्युनिस्ट सरकार बननी चाहिए, ये नीति के विरोध में है। यानी कि अमेरिका ने वो जेनेवा जो शांति संधि हुई थी, ठीक है, तो उस शांति संधि को जो बहाल करने के लिए बार बार ये उसकी दुहाई दे रहा था कि नहीं हम इस तरह से शांति यहाँ पे कायम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लोग पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हो ची मिन का भूल भुलैया मार्ग, देखिए यहाँ पर आपके सामने मैप है, ये वियतनाम का मैप है और वियतनाम में आप जानते हैं साइड से वियतनाम है और इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी वियतनाम वाला हिस्सा है और नीचे वाला दक्षिणी वियतनाम का हिस्सा है। तो हो ची मिन चूंकि वियतनाम के उस समय ये लोकतंत्रवादी थे, कम्युनिस्ट थे, तो इन्होंने अपने वहां से लड़ाके तैयार किए थे जो कि सेना यानी कि जो लड़ाकू राष्ट्रवादी थे उनके लिए राशन हथियार वगैरह मुहैया करवाते थे। अब चूंकि यहाँ पे बॉर्डर वगैरह पे तो अमेरिकन आर्मी तैनात थी तो यहाँ से तो एंट्री मिलनी मुश्किल है। तो ये लोग क्या करते थे, एक इन्होंने रास्ता बना लिया था अपना आउट की तरफ रास्ता बना लिया था जिसको हो ची मिन का भूल भुलैया मार्ग कहा गया। भूल भुलैया मार्ग का कहने का मतलब ये था कि ये रास्ता तमाम जंगलों से होकर, तमाम सुरंगों से होकर गुजरता था ताकि अमेरिकियों की नजर ना पड़े। तो ऐसे करके ये लोग जो थे दक्षिणी वियतनाम वाले रीजन में जो एंट्री मारते थे, वहां के लोगों को जो है सप्लाई पहुंचाते थे। इस वजह से इस मार्ग का नाम हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग रख दिया गया। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने पूरा युद्ध जो है सीमित संसाधनों से ही लड़ा है। इनके पास ना तो आधुनिक हथियार हैं बहुत ज़्यादा, ना ही इनके पास आधुनिक संसाधन है, फिर भी इन्होंने ये लड़ाई जीत ली है वियतनामियों ने। और यही सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत वाली बात है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यानी कि यहाँ पे नवा पॉइंट है हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि लिख लेना आप नवा पॉइंट, हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग के जरिए देश में, यानी आपका देश पूरा जो है वियतनाम, देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक रसद भेजी जाती थी। यानी इसी मार्ग से जो है सेना भेजी जाती थी और रसद यानी राशन भी भेजा जाता था। ठीक है, यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो बड़ी संख्या में लोग जो हो ची मिन मार्ग जो कहा गया था भूल भुलैया वाला मार्ग, इससे बड़ी संख्या में क्रांतिकारी पहुंचे हैं। तो यहाँ पर 1967 के बाद यहाँ पर हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होते हुए दक्षिणी वियतनाम में ये पहुंचने लगे थे। ये नमे का सब पॉइंट नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस युद्ध में जितवाने में सबसे बड़ा योगदान जो है पुरुषों का तो है ही है, उससे ज़्यादा महिलाओं का है। महिलाओं ने पूरी तरह से आपूर्ति संचालित रखी है, यानी कि जो भी मार्ग हैं, जो भी यहाँ पर ढुलाई हुई है, वो सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं ने निभाया है। यानी अगर यहाँ पर एंड में बताया भी गया है 70 से 80% जो राशन की डिलीवरी है, हथियारों की डिलीवरी है, वो करने वाली कौन थी? महिलाएं थी। रास्ता तैयार करना है, महिलाएं लगी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि भाई नारी शक्ति ने यहाँ पे अपना परिचय दिया है और उस परिचय की वजह से ये देश आज़ाद भी हो पाया है। यानी आज़ाद से मतलब अमेरिका को हरा पाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे आप सब पॉइंट नोट करेंगे इसी में ही, माल ढुलाई का यानी ट्रकों वगैरह से का इस्तेमाल होता था, छोटे मोटे ट्रकों का, लेकिन उस समय इतना विकसित देश नहीं था ये, उसके पास संसाधन नहीं थे। तो यहाँ लिख लेना माल ढुलाई का ज़्यादातर काम औरतें करती थीं। माल ढुलाई का ज़्यादातर काम औरतें करती थीं। इस तरह के कुली औरत मर्द लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। यानी जो कुली औरत या मर्द होते थे, खास करके 70% से ज़्यादा कुली जो थी औरतें ही थी। तो आप समझ सकते हैं 25 किलो सामान, 25 किलो में यानी हथियार भी होंगे, कुछ गोला बारूद भी होगा उसमें, कुछ राशन भी होगा। तो ये साइकिलों पर साइकिल पे जा रहे हैं, 70 किलो लेके चलेंगे। आप समझ सकते हैं महिलाओं ने निस्वार्थ भाव से बिना किसी पैसे को लेकर यहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पे भूमिका अदा करी है, आपके सामने है। तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा नमे का सेकंड सब पॉइंट। ठीक है, ये आपका सेकंड सब पॉइंट है जो मैंने बोला है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और इस मार्ग का जो ज़्यादातर हिस्सा था, थर्ड सब पॉइंट, वो वियतनाम के बाहर पड़ता था, लाओस और कंबोडिया में पड़ता था, जिसके कई सिरे से ये लोग जो थे दक्षिण वियतनाम में एंट्री मारते थे। काफ़ी बार अमेरिका में प्रयास भी किया कि बम वर्षा वगैरह करके ये मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, लेकिन विद्रोही पुनः इस मार्ग को फिर से सही कर लेते थे। यानी ये अमेरिका ने बार बार बम गिराए, लेकिन विद्रोही जो थे वो बार बार इस मार्ग को रिपेयर कर लेते थे और गुपचुप तरीके से नए नए मार्ग यहाँ पे बनाते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चौथा सब पॉइंट इसी में नमे में नोट कर लेना कि अमेरिकी इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वहाँ के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे।
यानी इतने एक्टिव थे ये लोग, जैसे ही हमला हुआ उसके कुछ घंटे बाद मरम्मत पर लग जाते थे। देख रहे हैं आप कितनी भारी संख्या में लोग टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत करने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक आप समझ सकते हैं टीम वर्क के रूप में जब इन्होंने वर्क किया है तो अमेरिका जैसे देश को भी, शक्तिशाली देश को भी घुटने पर लाके खड़ा कर दिया है। और जब जब अमेरिका जब इधर कहीं आता नहीं है तो जब भी कोई बात आती है अमेरिका कहता है महाशक्ति हैं, तो लोग यही याद दिला देते हैं फिर वियतनाम में क्यों घुटने टेक दिए थे। यानी वियतनाम का जो हार है अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। और वियतनाम के बाद आप जानते ही होंगे अमेरिका ने तमाम देशों में अपनी अपनी एंट्री मारी है। तो एंट्री तो अमेरिका इसलिए मारता है कि हम वहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर लें, लेकिन फिर भी उसे मुँह की खानी पड़ती है। अब अगली हेडिंग है राष्ट्र और उसके नायक। वास्तव में राष्ट्र के नायक कौन कौन थे? पुरुषों का रोल रहा है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों के अलावा महिलाओं की भूमिका भी बहुत यहाँ पे महती रही है। महिलाओं की भूमिका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है। महिलाओं में यहाँ पर 3 तरह की महिलाओं का जिक्र किया गया है। एक तो विद्रोही औरतें हैं, यानी विद्रोह का नेतृत्व करने वाली औरतें हैं। कुछ औरतें यहाँ पर पुराने जमाने की नायक हैं, यानी कि अतीत की नायक रही हैं, उनसे प्रेरणा ली गई है। आपने जैसे देखा होगा हमारे यहाँ भी अब विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने भी अपनी झांसी की रानी, पुरानी जो रानियाँ थी जो कि राजशाही पर जिन्होंने शासन किया था, उन रानियों का जिक्र करके हमने, या फिर हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी स्त्रियों का जिक्र किया गया है जो बहुत वीरता की प्रतीक रही हैं, उनका जिक्र करके, जैसे दुर्गा है, काली है। ठीक है, तो ऐसे करके महिलाओं में भी हमने संचारी भाव पैदा किया, यानी राष्ट्रवाद का संचारी भाव पैदा किया। तो वही स्थिति यहाँ पर भी थी। यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं में क्रांति का जो बीज बोने के लिए इन्होंने यही किया। जो पुरानी अतीत में हमारी महिलाएं जो क्रांतिकारी रही हैं उनका जिक्र करना स्टार्ट किया, उनको महिमा मंडित किया, ताकि महिलाएं भी इनको अनुसरण कर सकें और इनसे प्रेरित हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अब आपको मैं हेडिंग जो है कैटेगराइज कर दूंगा। यहाँ पे सब हेडिंग आप डालें ना, विद्रोही औरतें। विद्रोही औरतें कौन थी? अगर हम बात करें तो पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज्यादा बराबरी का दर्जा मिलता है। ठीक है, यानी पहला पॉइंट यही लिख लेना, पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में निचले तबके में औरतों को ज्यादा बराबरी का वाला दर्जा मिलता है। निचला तबका मतलब जो किसान या खेतिहर किसान है, उनकी औरतें जो होती हैं उन्हें ज्यादा बराबरी का दर्जा मिलता है। लेकिन फिर भी औरतों की स्थिति जो है पुरुषों के मुकाबले कमजोर तो है ही, यानी अहम फैसले वो नहीं ले सकती हैं अपने जीवन के। ये आप लिख लेना इसमें पहले का सब पॉइंट। हम देखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन जो है जोर पकड़ने लगा है, वैसे वैसे स्त्रीत्व की यहाँ पर एक नई छवि सामने आने लगी है। यानी कि यहाँ पर हमें स्त्रीत्व की एक नई छवि हमें देखने को मिलने लगी है। तो यहाँ पर लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। पकड़ने पर स्त्रीत्व की एक नई छवि सामने आने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए साहित्यकार वगैरह थे, जो राजनीतिक विचारक थे, इन्होंने महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करना स्टार्ट कर दिया। यानी महिलाएं आदर्श रही हैं, महिलाओं के बारे में आदर्श व्याख्या करना स्टार्ट कर दिया। उसी समय 1930 में एक यहाँ पे विद्रोह हो गया। विद्रोह का मतलब यहाँ था विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, जब एक लेखक हैं नहात लिन, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था वियतनाम में, जिसकी वजह से वियतनाम में काफी विवाद हो गया था। विवाद इस प्रकार से हो गया था कि इस उपन्यास में एक लड़की है, नायिका जो इस उपन्यास की है, उसकी शादी पहले कहीं उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता करवा देते हैं, लेकिन बाद में क्या लड़की को रिश्ता पसंद नहीं आता है, अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं है, लड़की रिश्ता तोड़ देती है और अपनी पसंद की लड़के से जाके शादी कर लेती है। तो ये बात इसमें कहानी लिखी हुई है। तो इस कहानी के ऊपर वियतनाम में काफी विद्रोह भी हुआ था, उस समय विवाद भी हुआ था। तो बहरहाल ये जो विवाद है, विवाद भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो थर्ड का सब पॉइंट आप लिख लेना इसमें। मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पर कि इस उपन्यास की नायिका अपने जबरन विवाह वाले पति को छोड़कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है। तो ये तो यहाँ पर उस समय की बात हो गई, विद्रोही औरतों की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। गुजरे जमाने के नायक। गुजरे जमाने का मतलब ये है, गुजरे जमाने में यानी बीते जमाने में कौन कौन सी हमारी नायिकाएं रही हैं, कौन कौन सी स्त्रियां रही हैं जिन्होंने जो है युद्ध लड़े हैं, तो वो हम देखेंगे। तो 1913 में यहाँ पर एक राष्ट्रवादी नेता हुए हैं यहाँ पर, जिनका नाम है फान बोई चाऊ, नाम आपने सुना ही है। इन्होंने 39 से लेकर 43 ईस्वी के दौरान, ये चीन की कब्जे के दौरान एक युद्ध छेड़ने वाली बहनें थी, ट्रंग बहनें, इनके जीवन पर एक नाटक लिखा है। उस समय 1913 में इन्होंने एक व्यक्ति हुए, नेता हुए हैं फान बोई चाऊ ने। तो वहां पर वियतनाम के इतिहास में 39 से 43 ईस्वी के मध्य में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाली बहनें हैं, इनका बहनों का नाम ट्रंग बहनें कहा जाता है। तो इन बहनों पर एक आधारित नाटक लिखा है। तमाम वियतनामियों ने इन बहनों पर लेकर तमाम तरह के चित्र वगैरह बनाए हैं, तमाम तरह की देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं इनको लेकर। तो वो आपको देखने को मिलेंगे। वियतनामियों ने अपराजेय, यानी जिन्हें हराया ना जा सके, अपराजेय, इच्छा शक्ति और गहन देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेंटिंग्स, नाटकों और उपन्यासों में उनका जो है महिमा मंडन किया है।
ठीक है, किनका, यानी कि यही जो ट्रंग बहन है इनका। यानी कि यहाँ पर ये भी कहा गया है ट्रंग बहनों के बारे में, यहाँ पर आप लिख लेना कि बताया जाता है कि ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फौज जुटाकर चीनियों से 2 साल तक मुकाबला किया और अंत में पराजय निश्चित देखकर आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो ये इनकी कहानी है। ये आप इसमें सब पॉइंट में, अगला सब पॉइंट जो मैंने बताया है यानी पहले का सेकंड सब पॉइंट, उसमें आप लिख लेना। तो ऐसे करके इन्होंने जो है ट्रंग बहनों का जिक्र किया है गुजरे जमाने के नायक में। आगे बढ़ने पर हमें पाएंगे एक और महिला है जिसका इन्होंने जिक्र किया है, ये है त्रियु। त्रियु को ये लोग देवी के रूप में पूजते हैं। त्रियु अयु करके जो है इन्हें जो है देवी के रूप में पूजा की जाती है। आप देख रहे हैं, इन्हें देवी के रूप में ये लोग पूजते हैं। तो त्रियु अयु भी एक क्रांतिकारी महिला है, विद्रोही महिला है, और ये अतीत की है, एक विद्रोही महिला है। ये 3री सदी में पैदा हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रियु को। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, कि अतीत की अन्य विद्रोहियों में, यानी विद्रोही नहीं, विद्रोहियों में, ठीक है, विद्रोहियों में, ठीक है, त्रियु अयु सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित रही हैं। इसमें सब पॉइंट, 3री सदी में पैदा होने वाली त्रियु बचपन में ही यतीम यानी अनाथ हो गई थी, यानी बचपन में ही अनाथ हो गई थी। इसके बाद भाई ने इनका जो है पालन पोषण किया है, लिख लेना आप सब पॉइंट में, भाई ने इनका पालन पोषण किया। बड़ी होकर ये अपना घर छोड़कर जंगलों में चली गई। बड़ी होकर ये अपना घर छोड़कर जंगलों में चली गई। वहां रहकर इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया। वहां रहकर इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। ये आप लिख लेना अगले सब पॉइंट में। अंत में क्या होता है कि अंत में ये भी हार जाती हैं, लड़ते लड़ते अंत में हार गई। यानी जब ये अंत में जब उनकी सेना हार गई तो इन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी। तो वर्तमान में वियतनामियों के लिए ये देवी से कम नहीं है। यानी वर्तमान में अगर देखा जाए अगले सब पॉइंट में, चौथे सब पॉइंट में, तो वियतनामियों के लिए वह देश के मान की रक्षा करते हुए जान देने वाली शहीद ही नहीं बल्कि एक देवी बन गई हैं। यानी कि ये देवी के रूप में पूजा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी उस समय भी देवी के रूप में पूजी जाने लगी थी ये, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो ये तो आपने अतीत में जो औरतें रही हैं पुराने समय में उनका जिक्र है, गुजरे जमाने की नायिकाएं जो रही हैं उनका जिक्र आपने कर लिया। अब योद्धा औरतें, यानी कि वास्तव में वॉरियर कौन थी, वहाँ की युद्ध लड़ने वाली औरतें कौन थी जिसकी वजह से यहाँ के वियतनाम के सैनिक युद्ध लड़ पाए हैं, औरतें हैं। यानी औरतों ने राशन तो पहुंचाया है, इसके अलावा घायलों की मरहम पट्टी भी की है, घायलों का उपचार भी किया है। तो इस वजह से यहाँ की औरतें जो है योद्धा के रूप में जानी जाती हैं। आप देख रहे हैं ये घायल है और ये पूरी महिलाएं उपचार करने के लिए खड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने यहाँ पर युद्ध में योगदान दिया है। तो अगली सब हेडिंग आपकी जो है वो योद्धा औरतें हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1960 के दशक में, तो 1960 के दशक के पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेते हुए युद्ध औरतों की तस्वीरें बड़ी संख्या में छपने लगी थी और पूरे आपके समूचे विश्व भर में लोगों को आकर्षित करने लगी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे करके आप देखेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाएंगे उनको यहाँ पर इन चित्रों में, तस्वीरों में उनको युवा, बहादुर और समर्पित योद्धाओं के रूप में चित्रित किया जाता था। एक महिला यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, निग्युएन थी शुआन, यानी कि एक महिला है, इसका नाम है निग्युएन थी शुआन नामक महिला ने केवल 20 गोलियों, यानी 20 गोलियां ही इसके पास बची थी, इनके सारे इसने एक जेट विमान को मार गिराया। आप समझ सकते हैं, यानी एक जेट लड़ाकू विमान को इसने 20 गोलियों के सारे इस महिला ने, यानी कि जो निग्युएन थी शुआन महिला है, इसने केवल 20 गोलियां इसके पास थी और उसी 20 गोलियों के सारे एक जेट विमान को मार गिराया। तो यकीन मानिए ऐसी महिलाएं लोगों के लिए आदर्श बन गई, ठीक है। तो ये पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बहुत सारी महिलाओं को देखें, बहुत सारी महिलाओं की तस्वीरें देखें, तो बहुत सारी महिलाओं की तस्वीरों में हम औरतों को एक हाथ में राइफल, ठीक है, और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए दिखाया जाता है। हथौड़ा इसलिए लिए रहती थी ताकि वो रास्ता तैयार करती थी, ठीक है, यानी सुरंग वगैरह तैयार करती थी। इस वजह से एक हाथ में राइफल और एक हाथ में हथौड़ा वगैरह लिए दिखाया जाता है। ये आप देख सकती हैं, एक महिला देख रहे हैं, बंदूक टंगी हुई है, तो ये वियतनामी महिला है। तो ऐसे करके इन्होंने जो है पूरी तरह समर्पित हो गई, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, किसी भी उम्र की हो, पूरी तरह समर्पित हो गई अपने देश के लिए, ठीक है। देश को जो अमेरिकी हुकूमत है उससे आज़ाद करवाने के लिए, अमेरिका के जो दम्भ है उसको तोड़ने के लिए सारी महिलाएं एकजुट हो गई हैं। सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने जो निभाई है, थर्ड पॉइंट में आप लिख लेना, बहुत सारी औरतों ने क्या किया है, बहुत सारी औरतें घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंगें बनाने और दुश्मन से मोर्चा लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। थर्ड पॉइंट आप लिख लेना आप, ठीक है। बहुत सारी औरतें कहाँ इन सब में हिस्सा लेने लगी हैं। ऐसे ही आपका जो हो ची मिन्ह मार्ग था, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, हो ची मिन्ह भूल भुलैया वाला मार्ग, तो हो ची मिन्ह मार्ग पर देश के युवा जो वॉलंटियर हैं उनका लगभग उन्होंने 2195 यानी 2195 किलोमीटर लंबा जो महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है इस पर पहरा दिया और लगभग 2500 ठिकाने यहाँ पे बने हुए थे, इनकी हिफाजत भी की।
ठीक है। और इस मार्ग पर 1965 से लेकर 1975 के बीच इस मार्ग पर अगर काम करने वाले युवाओं में अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80% लड़कियां थी। आप समझ सकते हैं एक 2200 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है और पूरे 2200 किलोमीटर लंबे रास्ते की निगरानी करने वाली कितनी है, सब महिला ही महिलाएं हैं। कितना बड़ा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी वजह से वियतनाम आज़ाद हो पाया। और मान लीजिए महिलाएं यहाँ पर अगर दम हार जाती, महिलाएं हिम्मत हार जाती तो सैनिक नहीं लड़ पाते, सैनिकों को राशन की आपूर्ति वगैरह नहीं हो पाती। और महिलाएं जब साथ में खड़ी हो गई तो यकीन मानिए सैनिक भी दम पीछे नहीं हटे हैं फिर, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, पांचवें पॉइंट में 70 के दशक में आते आते बस शांति की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि आप लिख लेना 5वां पॉइंट कि 70 के दशक के आते आते शांति प्रक्रिया शुरू होने के बाद औरतों को योद्धाओं के रूप में पेश करने का चलन खत्म होने लगा। अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं बल्कि कृषि कोऑपरेटिव कारखानों उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए दर्शाया जाने लगा। यानी जैसे जैसे 70 के दशक में शांति प्रक्रिया शुरू हुई तो शांति प्रक्रिया शुरू होने के बाद मैं औरतों को जो योद्धाओं के रूप में पहले दिखाया जाता था, राइफल टांगे हुए, अब उस तरह का चलन खत्म हो गया। अब उन्हें क्या है, सैनिकों की जगह नहीं बल्कि उन्हें कृषि कोऑपरेटिव यानी कृषि कामों में सहायता करते हुए, कारखानों उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए ऐसे दिखाया जाने लगा। यानी एक तरह से कल्चर फिर चेंज हो गया। अब अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच जाते हैं। अंतिम पड़ाव है युद्ध की समाप्ति। क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चला और पूरी दुनिया में अमेरिका की बहुत भारी तरीके से किरकिरी हुई। पूरी दुनिया ने अमेरिका का मजाक उड़ाया कि आपने देखो एक छोटे से देश से मात खा ली, इतनी बड़ी आप एक विश्व शक्ति का कहते हैं, विश्व शक्ति का आप दम्भ भरते हैं, विश्व शक्ति का आप कहते हैं कि हम विश्व शक्ति हैं, और एक छोटे से देश ने आपको घुटनों पर लाके रख दिया। तो अमेरिका भी इस बात को लेकर, क्योंकि अमेरिका में ही प्रदर्शन होने लगे थे, अमेरिका में आपने देखा होगा बहुत सारा अमेरिका में प्रदर्शन हुआ इसको लेकर, क्योंकि अमेरिका की सरकार भी अपने आप में कंगाल हो गई थी। अमेरिका की सरकार अपने देशों में डेवलपमेंट नहीं कर पाई उस समय, पूरा फोकस उनका जो था युद्ध लड़ने पर ही था। तो अमेरिका के लोग भी वहां पे त्रस्त हो गए थे युद्ध से, क्योंकि काफी लंबा युद्ध चला ये। तो यहां पर युद्ध की समाप्ति आप हेडिंग डाली होगी, इसी में पहला पॉइंट। देखिए अमेरिका ना तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पाया और ना ही अमेरिका जो कार्रवाई में वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया, क्योंकि कोई यहाँ पे यही चाहता ही नहीं था कि देश अलग हो। सब यही चाहते थे हमारा देश एकीकृत हो जाए, देश उत्तरी दक्षिणी में ना बटे, पूरा देश एक रहे। कोई यहाँ पे भेदभाव था ही नहीं। यानी भेदभाव होता तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ लोग इसे गद्दारी करके अपने देश से गद्दारी करके अमेरिका का साथ देते। यहाँ पे कोई अमेरिका का साथ देने वाला था ही नहीं दूर दूर तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहली स्थिति ये देखेंगे। दूसरी बात ये है कि ये इतिहास का ऐसा युद्ध है जो पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। टेलीविजन का मतलब इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां थी, जो भी फोटो थे, वीडियो थे, वो टेलीविजन के पर्दे पर प्रसारित होते थे। तो ये इतिहास का पहला युद्ध है जो कि टेलीविजन युद्ध इसे कहा जाता है। यानी लोगों ने टेलीविजन पे बैठ के देखा है कि अमेरिका कैसे बम गिरा रहा है, अमेरिका कैसे सैनिकों को मार रहा है, कैसे वियतनाम के विद्रोहियों को कुचल रहा है, टीवी पर देखा। इस वजह से विद्रोह और भड़का, यानी इस वजह से अमेरिका में इसका विरोध और हुआ। अमेरिका का तमाम लेखकों ने, तमाम जो लेखक वगैरह हुए, तो अमेरिकी कुकृत्यों के बारे में देखकर बहुत सारे लोगों का जो अमेरिका से मोहभंग हो गया था। अमेरिका की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई, ठीक है। ऐसी कुछ लेखक बताए गए हैं, मैरी मैकार्थी जैसे लेखक हैं, जैन फोंडा जैसे लेखक हैं, कलाकार हैं, ठीक है। इन्होंने उत्तरी वियतनाम का दौरा कर वहाँ के वियतनामियों की बलिदानों की एक कोटि यानी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये आप लिख लेना थर्ड का सब पॉइंट। इसके अलावा एक राजनीतिक जगत के यहाँ पर सिद्धांतकार हैं नोम चॉम्स्की। इन्होंने भी इस युद्ध को शांति के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक भारी खतरा बताया। यानी कि इन्होंने ये भी माना कि भाई अमेरिका ने अपनी केवल दम्भ की खातिर, अपने कहते हैं, कह सकते हैं एक अपने घमंड की खातिर युद्ध लड़ा। इसका कोई यहाँ पे टारगेट था ही नहीं, अमेरिका का दूर दूर तक कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं था। लेकिन इस युद्ध के बाद अमेरिका को एक सबक भी मिला कि भाई अगर देश कोई संगठित हो जाए, और यानी अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश मिला कि मान लीजिए जब कोई देश संगठित हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है विदेशी ताकतों को वो देश छोड़कर भागना पड़ता है, चाहे कितना भी मारकाट हो जाए, लोग पीछे फिर नहीं हटते हैं। तो वही हमें वियतनाम वार प्रेरणा देता है। तो एंड में आते आते अब आप देखेंगे एक यहाँ पर ट्रीटी हुई है, यानी एक संधि हुई है एंड में, और इसके तहत युद्ध एंड हो गया है। तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर, जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, नहीं समझौते पर हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर के द्वारा अमेरिका के साथ चला रहा टकराव तो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक वंश था साइगोन, जिसने देन आपने सुना होगा, जो वही व्यक्ति है जिसने जो दाई जो शासक है, कठपुतली शासक है, कठपुतली शासक को हटाया है, बाऊ दाई को हटाने वाला जो यहाँ पर है। तो बाऊ दाई को हटाने वाला जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति यहाँ पर देम, वो आपका साइगोन वंश से था, साइगोन शासन उसका था। तो इनके बीच का टकराव बाद में जारी रहता है, यानी अमेरिका का टकराव खत्म हो गया, लेकिन साइगोन वाला शासक वाला टकराव जो जारी रहता है। लेकिन फिर भी
NLF वाले जो कार्यकर्ता हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट वाले कार्यकर्ता हैं, साइगोन के किले पर, साइगोन वाले किले पर जाकर कब्जा कर लेते हैं, संसद में जाकर कब्जा कर लेते हैं। और ऐसे करके एंड में आते आते आप देखेंगे चौथे का सब पॉइंट, 30 अप्रैल 1975 को NLF ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया है और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई है। आगे बढ़ने पर 1976 में आप ये देखेंगे कि पूरा वियतनाम एक साम्यवादी लोकतंत्र के रूप में, पूरे वियतनाम में एक साम्यवादी लोकतंत्र की स्थापना भी फिर हो गई है। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़कर एक संदेश जरूर मिला होगा, वो यही मिला होगा कि संगठन में शक्ति है। दूसरी बात, हम जितने ज़्यादा बटे होंगे, जितने ज़्यादा अपने अपने हम अलग अलग तरीके में बटे होंगे, हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। यानी हमारे यहाँ इतना लंबा समय क्यों लगा देश को आज़ाद करवाने में? लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि हम एकजुट नहीं थे, बट यानी हम लोग बटे हुए थे, समुदायों में बटे हुए थे, जात धर्म के नाम पर बटे हुए थे। इसी बात का तो अंग्रेज फायदा उठा रहे थे। यानी हम भी अगर वियतनामियों जैसे अगर होते, यकीन मानिए अंग्रेज कब के भाग गए होते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी, हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल डिफर थी। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि हमारे यहाँ की तुलना में यहाँ का युद्ध बिल्कुल अलग हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। और ये युद्ध जो है, अगर आपने आज अच्छे से पढ़ा है, नोट्स भी बनाए हैं, तो आप शायद कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पर जाते जाते आप देखेंगे किस तरह से, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये सब बच्चे ही हैं, ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, 18, 19, 20 साल के ही सब बच्चे हैं। ये इन्होंने पूरा युद्ध लड़ लिया अमेरिका जैसे देश के खिलाफ, अमेरिका के टैंक पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं ये। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम एकजुट हो जाते हैं तो कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना हो, हम उस जंग को भी जीत लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, संगठन में शक्ति है, संगठित रहिए, सशक्त बनिए और निरंतर अपने देश का विकास कीजिए, अपने देश को प्रगति पर ले जाइए। तो मेरा तो कहना यही है, मेरा संदेश यही है। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ इस कहानी को पढ़कर, इस युद्ध को पढ़कर। बहुत अच्छे से मैंने समझा भी, पढ़ा भी, इसके हर पहलू को जाना भी। तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।